हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। तभी सिद्धार्थ के लोगों ने उससे कहा, बॉस अब हम क्या करें? अब आपको जल्द से जल्द कोई डिसीजन लेना होगा। अगर हमने इस बार उसे सबक सिखा दिया तो वह कभी भी हमसे ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश भी नहीं करेगा। यस बॉस, वो रेहान बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था और उसके बात करने का तरीका भी बहुत ही ज्यादा घटिया था। सिद्धार्थ के इन लोगों के लिए सिद्धार्थ बिल्कुल किसी भगवान की तरह था, इसलिए जो कुछ भी होगा वो सिद्धार्थ के डिसीजन के अकॉर्डिंग ही होगा और सिद्धार्थ जो भी डिसीजन लेगा वह बिल्कुल सही ही होगा। इसलिए सिद्धार्थ को अपने लोगों की बात मानकर ऐसा डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि अपने लोगों के सामने सिद्धार्थ की सारी इमेज और डिग्निटी जा चुकी थी। इसलिए सिद्धार्थ को अब यह डिसीजन लेना पड़ा था। सिद्धार्थ शुक्ला, जो कि शुक्ला फैमिली का वारिस था, उसे रेहान ने उसके सबॉर्डिनेट्स और गार्ड्स की तरह ही पानी में फेंक दिया था, यहां तक कि उसके पेट में भी गंदा पानी भर गया था। और जैसे ही ये सब ख्याल सिद्धार्थ के मन में आए तो उसे बहुत ज्यादा कंसल्टिंग फील होने लगा। सिद्धार्थ इस वक्त कॉर्नर में खड़ा यही सब सोच रहा था कि तभी उसने अपने सबॉर्डिनेट्स की बात सुनने के बाद उनसे कहा, तुम अपने आधे गार्ड्स को यही छोड़ दो ताकि वह साउथ क्लाउड से बाकी के लोगों के वहां आने पर अपने साथ आइलैंड पे ले आए, और बाकी बचे हुए तुम सब लोग जल्दी से एक बोट रेंट पर लो और रेहान और उसके लोगों को फॉलो करते हुए उनके बेस कैंप तक चलो। और जैसे ही सिद्धार्थ के लोगों ने अपने बॉस की बात सुनी तो वह सभी लोग एकदम एक्साइटेड हो गए और उन्होंने सहमत होते हुए एक साथ कहा, ओ बॉस, इस वक्त ये सभी लोग रेहान से रिवेंज लेना चाहते थे और उसे मजा चखाना चाहते थे। इसलिए अपने बॉस सिद्धार्थ की बात सुनते ही ये सभी लोग बहुत खुश हो गए। पर तभी यह सारा माहौल अचानक से खराब हो गया, क्योंकि सिद्धार्थ के ही किसी आदमी ने वहां फाट कर दिया था और तभी सब लोग एम्बेरसमेंट में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पर यह सिर्फ एक बार नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद बारी बारी सभी लोग फाट करने लग गए थे। और जैसे ही सिद्धार्थ ने अपने आसपास यह सब देखा तो उसका मुंह बन गया और उसने चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहा, यह क्या बकवास है? क्या तुम सब लोग ये जानबूझकर कर रहे हो? सिद्धार्थ की बात सुनकर उसके आदमियों ने सिद्धार्थ से कहा, एंड्स को नो बॉस, वो मेरा थोड़ा पेट खराब है, मुझे भी नहीं पता आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। यस बॉस, मैं भी अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूं। अपने आदमियों की बात सुनकर सिद्धार्थ ने चिते हुए कहा, डैम इट, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे अपने आसपास। यह सब होता हुआ देखकर और थोड़ा अनकंफर्ट बल फील करते हुए सिद्धार्थ का मन तो कर रहा था कि अपने सबधन को एक एक चाटा मार दे, पर तभी सिद्धार्थ ने खुद फाट कर दिया और यह देखकर उसके एक्सप्रेशन बहुत ही अगली हो गए थे। इस वक्त सिद्धार्थ भी कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने फाट कर दिया था। यह देखकर सिद्धार्थ के लोगों का भी मुंह बन गया और उन्होंने अपने अपने नाक को कवर कर लिया, पर वो चाहकर भी अपने बॉस से कुछ नहीं कह सकते थे। थोड़ी देर वहीं बैठे रहने के बाद एक बॉडीगार्ड ने वहां से खड़े होते हुए फिर सुकून और बहुत ही धीरे से अपने बॉस सिद्धार्थ से कहा, बॉस, ये सब हम लोगों के साथ शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सबको उस रेहान ने पानी में फेंक दिया था और हम सभी के पेट में समुद्र का वो गंदा पानी चला गया और इसीलिए हम सब लोग अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अनौसते हैं। अपने सबॉर्डिनेट की बात सुनकर सिद्धार्थ को फाइनली यह सब समझ आ गया था। वैसे तो हिजू का एनवायरनमेंट इतना भी ज्यादा पोल्यूटेड नहीं था, हालांकि नॉर्मली यहाँ के लोग इस पानी को नहीं पीते थे और अगर गलती से वह लोग इसे पी भी ले तो 1 या 2 घूंट से तो उन्हें ज्यादा कुछ असर नहीं होने वाला था। पर अगर वह लोग इसे डेली पीते या 5 से 7 बार भी पी ले तो उन्हें डायरिया होना तो पक्का था और उसके साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती थी, क्योंकि इन सब का एक रीजन यह भी था कि समुद्र का पानी बहुत ज्यादा खारा होता है और साथ ही उस पानी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी होती हैं और अगर यह पानी पोल्यूटेड नहीं भी होता तब भी यहाँ के लोग इसे नहीं पी सकते थे। और सिद्धार्थ और उसके लोगों ने समुद्र में गिरने के बाद जो पानी पिया उसकी वजह से उनकी ऐसी हालत हो गई थी, क्योंकि वह पानी बहुत ज्यादा गंदा था, यहाँ तक कि उस पानी में यूरिन भी मिक्स था। सिद्धार्थ यही सब सोच रहा था कि तभी उसका पेट दर्द करने लगा और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। तब भी सिद्धार्थ ने अपना पेट पकड़ते हुए और अपने लोगों को थोड़ी तेज आवाज में चिल्लाए हुए कहा, बोट को रोको और मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर चलो। इस वक्त सिद्धार्थ को ऐसा फील हो रहा था कि आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे वह चाहकर भी कभी नहीं भुला पाएगा और यह सच में बहुत ज्यादा एमरस था। सिद्धार्थ की ऐसी हालत देखकर उसके सबॉर्डिनेट्स ने थोड़ा टेंशन लेते हुए उससे कहा, बॉस, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज आप थोड़ा ध्यान रखना। और बॉस, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह लोग भी हमारी आंखों से गायब हो जाएंगे और फिर हम उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। अपने आदमी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने अपना पेट पकड़ते हुए और अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, वह लोग हमारी नजरों से बच के कहीं नहीं जा पाएंगे और अभी थोड़ी देर पहले भी तो हमने कितनी क्वाली उस ओल्ड मैन से रेहान के बारे में सब कुछ उगलवाने।
इस बात का तो पता चल ही चुका है कि वह लोग रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर रहते हैं, तो हमें जल्दबाजी करने की अब कोई जल्दी नहीं है। इसलिए पहले हमें अपनी अपनी बॉडीज को एडजस्ट कर लेना चाहिए। सिद्धार्थ की बात सुनकर उस सबॉर्डिनेट्स ने अपने बॉस सिद्धार्थ की बात से सहमत होते हुए कहा, बॉस सही कह रहे हैं, ऐसा करने से कम हम रिलैक्स तो हो जाएंगे, और मेरा स्टमक भी बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है, और ऐसी हालत में हम अपने दुश्मनों से बदला भी नहीं ले पाएंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि अब यह हमारी जिंदगी का भी सवाल बन गया है। इसलिए पहले हमें हॉस्पिटल चलकर डॉक्टर से दवा ले लेनी चाहिए। और वही सिद्धार्थ की तो इस वक्त हालत खराब हो रही थी। और इतना ही नहीं, वह सब सोच सोच कर सिद्धार्थ को वोमिट करने का मन कर रहा था। वहीं उस वक्त तक रेहान और स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के सभी एम्प्लॉयज भी रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर पहुंच गए थे। इसलिए रेहान ने इन सभी लोगों को अपनी सिंगल हॉर्न वेल येट से बाहर आने के लिए कह दिया था। स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के ओल्ड एम्प्लॉयज को तो रेहान की इस सिंगल हॉर्न वेल येट के बारे में पता था, क्योंकि जब यह लोग मुंबई में थे तब रेहान ने इन लोगों को कई बार बोट पार्टीज में इन्वाइट किया था। और डेकेरिस लिकसन ने जब इन लोगों को इस बोट में बैठने का फिर से मौका मिला तो ये लोग बहुत खुश हो गए थे। पर वही जब स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के न्यू एम्प्लॉयज रेहान की इस सिंगल हॉर्न वेल येट में बैठे तो वहां की लग्जरी देखकर ये लोग खुशी से चिल्लाने लगे। इस वक्त ये लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। इस सिंगल हॉर्न वेल येट की कीमत 6 बिलियन से भी ज्यादा थी, और इस पूरे वर्ल्ड में बस यही एक लार्ज स्केल वॉइस एक्सप्लोरेशन येट थी, और यह येट एक साथ कई किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती थी। एक्यूरेटली इसे येट नहीं कहा जा सकता था, पर इसे येट कहने में भी कोई बुराई नहीं थी। इस येट की कीमत बिलियन रब थी, इसलिए इसकी साइज भी किसी भी ऑर्डिनरी शिप से काफी ज्यादा थी। और जितनी बड़ी बाहर से ये अर्थ थी, उतनी ही बड़ी और खूबसूरत या अंदर से भी थी। इस याट का इंटीरियर डेकोरेशन और फर्निशिंग बहुत कमाल की थी, और इसलिए जैसे ही एस्ट मून एंटरटेनमेंट कंपनी के न्यू एम्प्लॉयज इस याट में अंदर आए तो इनकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। ये सभी लोग इतने लग्जरी सीन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, और तभी उनमें से कुछ एम्प्लॉयज आपस में बात करने लगे इसको, वाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस वर्ल्ड में इतना लग्जरी भी कुछ होता है। सच में यह सब बहुत लग्जरियस है। अरे उस पियानो की तरफ देखो, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे क्रिस्टल से बनाया गया है। मैंने सही कहा ना, हे भगवान, इसे बनाने में कितना खर्चा हुआ होगा ना। हाँ, तो खर्चा तो हुआ ही है। क्या तुम लोगों ने सुना नहीं बॉस की इस यट की कीमत 6 बिलियन से भी ज्यादा है? ओ माय गॉड, 6 बिलियन! रियली मुझे यकीन नहीं हो रहा। अपने कानों पर एक बार फिर से कहो, तो क्या यह सच है? हमारे बॉस के लिए 6 बिलियन कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। क्या 6 बिलियन रुपए बॉस के लिए कोई मैटर नहीं करते? हाँ, तो खर्चा तो हुआ ही है। क्या तुम लोगों ने सुना नहीं बॉस की इस यट की कीमत 6 बिलियन से भी ज्यादा है? ओह माय गॉड, 6 बिलियन! रियली मुझे यकीन नहीं हो रहा। अपने कानों पर एक बार फिर से कहो, तो क्या यह सच है? हमारे बॉस के लिए 6 बिलियन कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। यट, और ये तो कुछ भी नहीं। तुमने अभी तक बॉस का मैना देखा ही कहां है? एक बार अगर तुमने बॉस का मैना देख लिया तो तुम्हें अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं होगा। सबसे बड़ा शॉकिंग बात तो वही है। अगर ऐसी बात है तो मुझे सच में बॉस का मैना तो किसी भी कीमत पर देखना ही है। और तुम सबसे मैने की इतनी तारीफ सुनकर तो मैं अब वेट ही नहीं कर पा रही। डोंट वरी, पहले चलकर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर रात को आराम से बॉस का मैन भी देख लेंगे। वह कहीं भाग कर जाने वाला नहीं है। यस, शी इज राइट। एंड फिर हमारे बॉस भी यही हैं और उनका मैन भी, दोनों कहीं नहीं भाग कर जा रहे। सो चिल। हाँ यार, वैसे हमें भी आज बॉस का मैना देखने का मौका मिल ही जाएगा। हमें भी पता चल जाएगा कि आखिर बॉस जैसे बड़े लोग कहाँ रहते हैं और कहाँ सोते हैं। इस वक्त ये सभी गर्ल एम्प्लॉयज रेहान के बारे में बात करते करते उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह किसी भगवान को देख रही हो। इन लोगों के लिए रेहान बस उनका बॉस ही नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान भी था जो बहुत सारे मिरेकल्स क्रिएट कर सकता था। और इसलिए इन सब की नजरों में रेहान भगवान से कम नहीं था। रेहान को देखकर इन सब लोगों को यही लगता था कि इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो रेहान ना कर सकता हो। दूसरों के लिए जो चीज शॉकिंग होती थी वह रेहान के लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात होती थी। और फ्यूचर में जब स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के ये एम्प्लॉयज ओल्ड एम्प्लॉयज बन जाएंगे तो उन्हें भी धीरे धीरे इन सब बातों की आदत हो जाएगी। और जैसे ही रेहान की यह शिप रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के बिजनेस आइलैंड पर पहुंची तो रेहान अपने सभी एम्प्लॉयज को ग्रीट करने के लिए खड़ा हो गया और उसने अपने एम्प्लॉय से कहा, आप सभी लोग अब बाहर आ सकते हैं और हम जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं। और जैसे ही सभी लोगों ने रेहान की बात सुनी तो उन सब ने अपनी अपनी बात वही रोक दी और तुरंत बाहर आ गए। बाहर आकर जैसे ही इन लोगों ने वहां का नजारा देखा तो हैरानी से उनकी आंखें बाहर आ गईं, क्योंकि वीरान और सुनसान पड़ा आइलैंड अब बहुत ही शानदार जगह बन गई थी। और इसे देखकर यह कहा जा सकता था कि रेहान ने इन सब पर बहुत पैसा खर्च किया था। वही इस बिजनेस आइलैंड के जस्ट साइड में ही रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड था। इस वक्त तक इस बिजनेस आइलैंड के चारों तरफ एक से बढ़कर एक बिल्डिंग्स बन चुकी थी और यह बिल्कुल एक मॉडर्न सिटी जैसा लग रहा था। और जैसे ही रेहान के एम्प्लॉयज ने यहाँ का नजारा देखा तो वो आपस में बात करने लग गए। एंडस को वाओ, इज दिस सिटी दैट ची बसा दिया है, मानना पड़ेगा बॉस में कुछ तो अलग बात है।
ये सभी लोग हैरानी से बस यही सब बातें किए जा रहे थे। वही रेहान चुपचाप अपने सभी एम्प्लॉयज की बातें सुन रहा था। तभी रेहान ने स्माइल करते हुए बहुत ही हम्बली अपने संबोधन से कहा, अभी इसे सिटी कहना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पर हाँ, ये बहुत जल्दी उस लेवल तक भी पहुंच जाएगा। कार्तिक की बात सुनकर उसके सभी सबॉर्डिनेट्स उससे कहने लगे, अस्को बॉस, आप बहुत मॉडेस्ट है और इसे अभी भी एक सिटी की तरह कंसीडर किया जा सकता है, पर हाँ, पहले यहाँ कुछ भी नहीं था और अब यह आइलैंड बिजनेस सेंटर बन गया है। मुझे लगता है कि इसके आसपास का एरिया रहने के लिए यूज किया जाएगा और यह बहुत लार्ज स्केल पर बना हुआ है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर हजारों लोग आराम से रहकर काम कर सकते हैं। अब आप ही बताओ, क्या ये किसी सिटी से कम है? ये वो तो हमारे कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, पर अगर ये ओवरसीज में होता तो वहां पर इतने सारे लोगों का अरेंजमेंट देखकर ये किसी सिटी से कम नहीं लगता। इस वक्त स्टार मून कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज ग्रुप बनाकर बहुत ही सिंसियर अपने बॉस और रेहान की बातों का रिप्लाई कर रहे थे। ये सिर्फ एक जगह नहीं थी जहां 10,000 से ज्यादा लोग रहने वाले थे, और ऐसा भी नहीं था कि इस कंट्री में कोई बड़े डेवलपर्स नहीं थे जिसने आज तक 10,000 या इससे ज्यादा लोगों के रहने के लिए रेजिडेंशियल एरिया नहीं बनाया था। हालांकि ये सब बस रेजिडेंशियल एरियाज ही थे और उसके आसपास का जो एरिया था वहां पब्लिक रिसोर्सेज थे। बट रेहान के पास तो अपना पर्सनल आइलैंड था जहां पहले लैंड नहीं बल्कि समुद्र था, और रेहान ने उसे भरकर एक समतल जगह बनाई और उसके बाद उसने इसे पूरा डेवलप किया और ये सब सच में बहुत ज्यादा औसम था। ये रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड अब धीरे धीरे पब्लिक के लिए भी ओपन किया जा रहा था। धीरे धीरे यह उजाड़ पड़ी जगह रेहान के हाथों में आते ही एक खूबसूरत शहर बन गया था। सच में रेहान के पास मिट्टी से सोना बनाने की आदत थी, तभी रेहान यह सब कर पाया। अब आप ही बताएं, क्या इससे भी ज्यादा शॉकिंग कुछ हो सकता है? अगर उनकी जगह हम सब भी होते तो वहां का नजारा देखकर एक बार को तो हम भी जरूर शॉक हो जाते। और जैसे ही यह लोग आगे की तरफ जाने लगे तो तभी रेहान ने उन्हें इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, इस आइलैंड के सेंटर में जो बिल्डिंग है वो इस कंपनी का न्यू हेडक्वार्टर है और इसमें जितने भी 50 फ्लोर्स बने हुए हैं वह सभी कंपनी के ऑफिस है। जैसे ही एस्ट मून कंपनी के सभी एम्प्लॉयज ने रेहान की बात सुनी तो पहले तो उन सभी ने बिल्डिंग की तरफ देखा और बाद अपनी आंखों को बड़ा करते हुए अपने आसपास खड़े सभी स्टाफ मेंबर्स को देखा। इस वक्त इन लोगों को अपने दिल ही दिल में बहुत प्राउड फील हो रहा था। इस वक्त इस बिजनेस आइलैंड पर कुछ फॉरेन कंपनीज भी थी। हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह फॉरेन कंपनीज कितनी ज्यादा बड़ी थी या कितनी छोटी थी, पर यह तय था कि इन कंपनीज का रेहान कंपनी से कोई मुकाबला नहीं था। और ये सभी कंपनीज रेहान की कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत छोटी थी, क्योंकि ये सारा आइलैंड और आसपास की सारी जगह रेहान की अपनी थी। और रेहान के एम्प्लॉयज होने के नाते मून कंपनी के एम्प्लॉयज के मन में नेचुरली रेहान के लिए इज्जत बहुत बढ़ गई थी। इन सब लोगों का बॉस इतना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसका एम्प्लॉय होने के नाते इन सब लोगों को रेहान पर प्राउड फील हो रहा था और इस बात की खुशी भी हो रही थी कि उन्हें रेहान के साथ काम करने का मौका मिला। कंपनी के न्यू हेडक्वार्टर्स में एंटर होने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड दिख रहे थे और साथ ही वहां लगे इक्विपमेंट्स को अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करने लगे। और जैसे ही रेहान ने यह सीन देखा तो उसने अपने हाथों से क्लैप करते हुए कहा, हम इतनी जल्दी में भी नहीं है कि हमें आज ही यहाँ काम करना पड़े। हमें यह देखने के बाद इंडस्ट्रियल आइलैंड भी जाना है और वहां जाकर मुझे सभी को रेजिडेंस भी डिस्ट्रीब्यूटर एस्ट मून कंपनी के सभी एम्प्लॉयज ने इस बारे में पहले से ही सुन रखा था। कंपनी के रिलोकेटेड होने के बाद जिन भी एम्प्लॉयज ने कंपनी के लिए अच्छा काम किया था उन्हें उनके काम के अकॉर्डिंग रेजिडेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स एस्ट मून कंपनी के एम्प्लॉयज को इस बारे में पता चला था, तो इन लोगों को यह मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं लग रहा था, क्योंकि हाउसिंग प्राइसेस डे बाय डे बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे में कोई बॉस अपने एम्प्लॉयज को हाउसिंग फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड करवा सकता था, और अब यहाँ भी इनकी कीमत मिलियन और उससे भी ज्यादा में थी। यहाँ तक कि फर्स्ट ईयर सिटीज के गोल्ड जोन की रेट्स भी कई लाखों में थी और ये अभी भी उनसे हाई राइज रेजिडेंट्स थे। और अगर ये कोई मेंशन होता तो इसकी प्राइस तो इतनी ज्यादा होती कि उसको इमेजिन ही नहीं किया जा सकता था, और किसी भी कंपनी का बॉस अपने एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड के बदले में यह सब नहीं देता था। पर यह सब रेहान ने अपने एम्प्लॉयज के साथ किया था। रेहान को जो कुछ भी करना होता था या कहना होता था वह सबको सब कुछ साफ साफ कह देता था। रेहान सच में एक अच्छा बॉस था एंड वह अपने एम्प्लॉयज की बहुत रिस्पेक्ट करता था। ये बात सब जानते हैं कि हाउस एक फिक्स्ड एसेट होती है और हाउस की वैल्यू डे बाय डे सिर्फ इंक्रीज ही होती है और कभी कम नहीं होती। हाँ, ये बात अलग है कि फ्लड या और कोई नेचुरल डिजास्टर आने पर इनको भी खतरा रहता है। रेहान के पास अपने एम्प्लॉयज के लिए इससे बेस्ट कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता था। रेहान के आइलैंड पर जो बिल्डिंग्स और घर बने हुए थे वह सभी एक से बढ़कर एक लग्जरी और वीआईपी कैटेगरी के थे। हालांकि रेहान का यह रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड हिजू के मेट्रोपोलिस से कुछ दूरी पर था, पर फिर भी सबको इस बात पर यकीन था कि नियर फ्यूचर में रेहान का यह आइलैंड बहुत बड़ी और बसलेस सिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही स्टार मून कंपनी के सभी एम्प्लॉयज ने रेहान की यह बात सुनी कि उसके सभी एम्प्लॉय को घर अलॉट किए जाएंगे, तो ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। और इस वक्त इन एम्प्लॉयज के हाथ में जो इक्विपमेंट्स थे उन्होंने उसे नीचे रखने के बाद खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी इन सभी लोगों ने एक साथ अपने बॉस रेहान से कहा,
बॉस आप बेस्ट हो और आपको दुनिया की हर खुशी मिले। इतना कहने के बाद यह सभी लोग रेहान को फॉलो करते हुए रेजिडेंशियल आइलैंड की तरफ जाने लगे। हालांकि यह 2 आइलैंड थे, पर कंस्ट्रक्शन और समुद्र को भरने के दौरान रेहान ने इन दोनों को कनेक्ट करवा दिया था और अब उन दोनों आइलैंड्स पर आने जाने के लिए किसी भी बोट की जरूरत नहीं पड़ती थी। वैसे तो रिफ्लेक्ट मून आइलैंड बहुत बड़ा था, पर अगर ये लोग यहाँ आते जाते रहेंगे तो जल्दी ही यहाँ के एनवायरनमेंट से भी फैमिलियर हो जाएंगे। और साथ ही जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्शन आइलैंड और रेजिडेंशियल आइलैंड को लेकर रेहान का प्लान एकदम परफेक्ट था, क्योंकि उसके पास हाई क्वालिटी के रेजिडेंस तो थे ही, साथ ही क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स भी थे, और इतना ही नहीं आसपास में भी सभी तरह की फैसिलिटी थी। रेहान के इस आइलैंड पर सुपरमार्केट भी था, साथ ही वॉकिंग कमर्शियल स्ट्रीट भी थी, और इतना ही नहीं यहाँ पर बार और एंटरटेनमेंट क्लब्स भी अवेलेबल थे। और ऐसा कहा जा सकता था कि इस टाउन का स्केल थोड़ा छोटा था, पर यहाँ जिस भी चीज की जरूरत थी वह सब अवेलेबल थी, और यह अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट था। और यहाँ रहने वाले लोगों को किसी भी चीज के लिए या एंटरटेनमेंट और हॉस्पिटल वगैरह के लिए यहाँ से कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रहने के साथ साथ उनका काम भी यहीं से पूरा हो जाएगा। हालांकि ये आइलैंड अभी कुछ टाइम पहले ही बनकर तैयार हुआ था और यहाँ पर इतने सारे लोग भी अभी काम नहीं कर रहे थे, बट इसका मतलब ये नहीं था कि ये बिजनेस आइलैंड अच्छा नहीं था या यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कमी रह गई थी। और कमर्शियल आइलैंड के जस्ट नेक्स्ट आइलैंड रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड था, जो एक टॉप क्लास टूरिस्ट रिजॉर्ट था। यहाँ पर हजारों टूरिस्ट हर दिन इस आइलैंड की खूबसूरती को देखने के लिए आते थे, और इस प्राइवेट रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड का टूर करने के बाद सभी टूरिस्ट रेहान के बिजनेस आइलैंड को देखने के लिए भी चले जाते थे। प्राइवेट रेन फॉरेस्ट से सीधे मॉडर्न सिटी में आ जाना इन टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही रेयर एक्सपीरियंस होता था। और जैसे ही रेहान अपने स्टमून के एम्प्लॉयज के साथ रेजिडेंशियल आइलैंड पर पहुंचा तो सभी लोग हैरानी के साथ अपनी आंखों को बड़ा करते हुए उस रेजिडेंशियल एरिया की तरफ देखने लगे। जिन एम्प्लॉयज को इस रेजिडेंशियल एरिया में अपना एक घर मिलने वाला था, वो एम्प्लॉयज इस बारे में सोचते ही बहुत एक्साइटेड और खुश हो गए थे, और खुशी से उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। इस वक्त इन लोगों को अपने डिसीजन पर बहुत गर्व हो रहा था कि वो स्टामून कंपनी के यहाँ शिफ्ट होने के बाद खुद भी यहाँ शिफ्ट होने के लिए आ गए थे। हाउस हैड अ ग्रेट रिवर्ड, और ये आइलैंड भी काफी अच्छी जगह पर लोकेटेड था। जिन एम्प्लॉयज को इस रेजिडेंशियल एरिया में अपना एक घर मिलने वाला था, वो एम्प्लॉयज इस बारे में सोचते ही बहुत एक्साइटेड और खुश हो गए थे, और खुशी से उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। इस वक्त इन लोगों को अपने डिसीजन पर बहुत गर्व हो रहा था कि वो स्टामून कंपनी के यहाँ शिफ्ट होने के बाद खुद भी यहाँ शिफ्ट होने के लिए आ गए थे। ए हाउस हैड अ ग्रेट रिवॉर्ड, और यह आइलैंड भी काफी अच्छी जगह पर लोकेटेड था। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ब्यूटीफुल और पीसफुल था। आइलैंड पर चारों तरफ हरियाली थी, और यहाँ पर बहुत सारा सुकून भी था जो सिटीज में कभी भी नहीं मिल पाता। सिटीज में तो ट्रैफिक और सारे दिन व्हीकल की इतनी ज्यादा आवाज कि वहां पर कभी शांति ही नहीं मिल पाती थी, जबकि रेहान के रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर भरपूर शांति और सुकून था। और यहाँ एक सबसे अच्छी बात यह भी थी कि इन लोगों को काम करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के पास ही रेहान का कमर्शियल आइलैंड था, तो यहाँ पर रहना और अर्न करना बिल्कुल ईजी था। पर तभी इन लोगों को इमीडिएट कुछ रियलाइज हुआ। इस वक्त सडन इन एम्प्लॉयज के माइंड में यह बात आ रही थी कि वो लोग रह गए जो यहाँ रेहान की कंपनी के लिए काम करने के लिए नहीं आना चाहते थे। अगर वह लोग भी आज यहाँ होते तो उन्हें भी यह सब कुछ मिल पाता। अगर उन लोगों को भी यह बात पता चली कि इन्हें बॉस रिवर्ड के तौर पर रहने के लिए घर दे रहे हैं, तो यह जानकर उन लोगों के तो घाव ही गहरे हो जाएंगे और उन्हें अपने डिसीजन पर बहुत रिग्रेट होगा। और जैसे ही ये लोग उन ब्रांड न्यू हाउस में एंटर हुए तो उनकी आंखें हैरानी से बाहर निकल आई। इस घर को देखने के बाद स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज को यह बात रियलाइज हुई कि यह हाउस बिल्कुल वैसे ही है जैसे कमर्शियल हाउस ये लोग अपने लिए खरीदते हैं। ये घर इन लोगों की एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा बेहतर थे। ये घर अंदर से बहुत अच्छे से रिनोवेटेड थे और इनका रिनोवेशन भी बहुत हाई क्वालिटी का था, और इन घरों में सभी तरह के हाउस होल्ड अप्लायंसेस या फर्नीचर लगा हुआ था। और अब इन एम्प्लॉयज को घर में शिफ्ट होने के बाद कुछ भी करवाने की कोई जरूरत नहीं थी। और अगर इस वक्त इन एम्प्लॉयज को कुछ करना भी था तो बस इतना ही कि यह लोग अपना अपना सामान लेकर यहाँ शिफ्ट हो जाए। और रेहान की इतनी परवाह अपने एम्प्लॉयज के लिए देखकर ये एम्प्लॉयज भी मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। पर रेहान के लिए यह रिनोवेशन और इतना खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। और जब रेहान ने यह हाउसेस अपने अपने एम्प्लॉयज को दे ही दिए थे तो अब इन सब खर्चों के बारे में सोचने का वैसे भी कोई फायदा नहीं था रेहान को। इन सब से किसी भी तरह का लॉस सफर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज भी नहीं थे। और अगर इन सभी एम्प्लॉयज में से 2/3 न्यू एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाए तो 100 एम्प्लॉयज को ही रेहान ने रिवॉर्ड दिया था। और अगर रेहान की न लाख रेसिडेंशियल कम्युनिटी से इसको कंपेयर किया जाए तो ये रेहान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इस जगह की नॉर्मल सेल्स प्राइस चीप तो बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि रेहान को यह जगह भी थोड़ी चीप लगती थी, पर यह बात सबको पता थी कि नियर फ्यूचर में इसकी रेट्स बहुत ज्यादा हाई फाई होने वाले थे। और इस रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर जो भी इंसान घूमने के लिए आता था या वेकेशन पर आता था तो उनका यहाँ पे अच्छा खासा खर्चा होता था। एंड दिस रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर जो भी लोग आते थे वो एक हाई इनकम ग्रुप होता था। एंड जो लोग रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर प्रॉपर्टी खरीदना अफोर्ड कर पाते थे वो लोग तो और भी ज्यादा वेल्थी लोग होते थे।
और अब यहाँ पर कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे क्योंकि उन लोगों ने भी यहाँ के डेवलपमेंट का ट्रेंड नोटिस कर लिया था। इस जगह के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता था और ऐसा इसलिए था क्योंकि रेहान ने इस प्लेस को लार्ज स्केल पे पब्लिसाइज नहीं किया था। और अगर एक बार रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड की रेपुटेशन के बारे में आसपास के लोगों को पता चल गया और वह लोग यहाँ रहने के लिए या किसी भी रीजन से यहाँ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने लग गए तो रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड की प्राइस धीरे धीरे बहुत हद तक बढ़ जाएंगी। इस वक्त एस्ट मून का कंपनीज के जिन एम्प्लॉयज को रेहान से रिवॉर्ड के रूप में हाउस मिलने वाले थे, यह बात जानकर वो एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। यहां तक कि वह अपनी इस एक्साइटमेंट को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे और वो चीज उनके फेस पर साफ देखी जा सकती थी। हालांकि इस्ट मून कंपनी के जिन न्यू एम्प्लॉयज को हाउस नहीं मिले थे, वो इन सब से बिल्कुल भी जेलस नहीं थे। हालांकि रेहान ने उन बचे हुए एम्प्लॉयज को होटल अपार्टमेंट एलोकेट कर दिए थे और वहां का लिविंग एनवायरनमेंट भी बुरा नहीं था। और आज ईस्ट मून एंटरटेनमेंट कंपनी के ओल्ड एम्प्लॉयज को जो ट्रीटमेंट और फैसिलिटी दी जा रही थी, वह इस कंपनी के न्यू एम्प्लॉयज के लिए एक मोटिवेशन की तरह था। ये न्यू एम्प्लॉयज भी अब रेहान के लिए पूरा मन लगाकर काम करेंगे और अगर ये सभी एम्प्लॉयज अच्छा काम करते हैं तो रेहान भी उन एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट करेगा। इस वक्त तक रेहान ने सभी एम्प्लॉयज को घर अलॉट कर दिया था। जो ग्रास रूट्स एम्प्लॉयज थे जो अभी अभी ईस्ट मून एंटरटेनमेंट कंपनी में आए थे, उन्हें इस कंपनी के कुछ ओल्ड एम्प्लॉय से गाइडेंस भी मिल जाएगी। वही रेहान साशा और रीना को पर्सनली उनके वलर्स की कीज देना चाहता था। दोनों वलर पास ही मौजूद थे, ऐसा लगता था जैसे दोनों एक ही फ्लैट में बनाए गए हों। साशा और रीना स्टार्टिंग से ही रेहान के लिए काम करती थी और पूरे मन से काम करती थी, इसीलिए रेहान भी इन्हें रिस्पेक्ट देता था। जैसे ही साशा और रीना ने विलर के सामने आकर रेहान के हाथों में उस वलर्स की कीज देखी तो वह बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई और उन्होंने बहुत ही हैरानी से रेहान से कहा, बॉस, ये वलर साशा स्टा मून कंपनी के एम्प्लॉयज के सामने रेहान को बॉस कहकर ही बुलाती थी, पर प्राइवेट में रेहान को उसके नाम से सही बुलाती थी और वो भी इसलिए क्योंकि रेहान ने ही ऐसा करने के लिए शशा को कहा था। आफ्टर ऑल कार्तिक और शशा क्लासमेट ही थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। रेहान साशा के इस तरह सबके सामने उसे उसके नाम से बुलाने पर बाकी लोगों को अनकंफर्ट पल फील नहीं कराना चाहता था, इसलिए रेहान ने शशा से यह सब करने को कहा था और यह कहीं ना कहीं शशा को भी ठीक लग रहा था। शशा रेहान को दिल ही दिल में पसंद करती थी और कम से कम वह प्राइवेट में तो रेहान को बॉस ना कहकर उसके नाम से बुलाना चाहती थी क्योंकि यह थोड़ा फ्रेंडली लगता था। साशा और रेहान दोनों ओल्ड फ्रेंड्स थे, शायद इसलिए भी रेहान ने उसे इतना अच्छा विलर अवार्ड के तौर पर दिया था। पर इस वक्त साशा के साथ रीना को भी इस विल में रहने का मौका मिला था। रीना ने कभी सपने में भी नहीं सोचता कि उसको कभी इतने सुंदर विल में रहने का मौका भी मिलेगा और उसे अपर एलिस की तरह ट्रीट किया जाएगा, पर फाइनली उसे भी यह चांस मिल ही गया था। इतने शानदार विलर को देखकर कोई भी ये कह सकता था कि यह बहुत एक्सपेंसिव विलर था। और रेहान ने अपने एम्प्लॉयज को यह घर सिर्फ रिवॉर्ड के लिए या नाम के लिए ही नहीं दिए थे, बल्कि इनका इंटीरियर और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और फिर रेहान का लेवल देखकर यह कहा जा सकता था कि उसने इन घर और विलर्स में टॉप के लेवल का काम करवाया था और यह घर और विलर टॉप क्वालिटी के थे। भले ही यह कॉस्ट किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत हाई थी, पर रेहान जैसे बड़े आदमी के लिए इतने से रुपीस कुछ खास मैटर नहीं करते थे। एक वॉलर को बनाने की कॉस्ट मिलियन और 0 थी और रिनोवेशन कॉस्ट 5 मिलियन से ज्यादा नहीं था। पर रेहान अपने उन एम्प्लॉयज को दिल से रिवर्ट देना चाहता था जो उसकी कंपनी के लिए दिल से काम करते थे और ऐसा करके रेहान को जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा था। और वैसे भी रेहान मित्तल के लिए कुछ मिलियंस रुपीस कोई मैटर नहीं करते थे। और अगर रीना की बात की जाए तो रेहान ने रीना को कोई स्पेशल बेनिफिट्स नहीं दिए थे जो नॉर्मल से बाहर जाकर हो। स्टार्टिंग में जब रीना ने रेहान की स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी ज्वाइन की थी तो उसने डांस क्लब के मेंबर्स को लीड करने में रेहान को बहुत कंट्रीब्यूट किया था और उसके बाद धीरे धीरे रीना ने रेहान की कंपनी में डांस क्लब के बहुत सारे लोगों को ऐड कर दिया था और उसके बाद जाकर एस्ट मून एंटरटेनमेंट कंपनी आगे एक्स-फानू नहीं हो पाए और आज इतना ज्यादा ग्रो कर गई थी। और इस हिसाब से रीना को शशा के जैसा ही एक वलर देना बिल्कुल रीजनेबल था और वो विनविस को कंप्लीटली डिजर्व करती थी। रेहान ने जो विलर साशा और रीना को रिवॉर्ड के तौर पर दिया था, उस विलर को देखने के बाद शशा और रीना की आंखें हैरानी से बाहर आ गई थी और जैसे ही रेहान ने उनको देखा तो उसने स्माइल करते हुए उससे कहा, ये लो इस विलर की कीज, तुम दोनों यह विलर डिजर्व करती हो। जैसे ही शशा और रीना ने रेहान की बात सुनी तो उन्होंने तुरंत उस वलर को लेने से मना कर दिया। तभी शशा ने सबसे पहले मना करते हुए रेहान से कहा, नहीं बॉस, हम ये नहीं ले सकते, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तभी रीना ने भी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए रेहान से कहा, बॉस, मैं भी ये विलर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आप ही बताइए, मैं इतना महंगा विलर कैसे रख सकती हूँ? और मेरे कंपैरिजन में साशा इस विलर को फिर भी डिजर्व करती है, पर मैं इसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं कर सकती। मेरा इसे भूल जाना ही बेहतर है। तभी रेहान ने अपना सिर न में हिलाते हुए कहा, तुम दोनों इसे रिजेक्ट मत करो, तुम दोनों को सामने वाले इंसान के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। और फिर मैंने इस बारे में काफी टाइम पहले से ही सोच रखा था और मुझे लगता है कि इसे लेने में कोई बुराई नहीं है। तुम दोनों को कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का पार्ट होने के नाते इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
और फिर यह देखकर दूसरे एम्प्लॉयज भी मोटिवेट होंगे और कंपनी के लिए सीरियस होकर काम करेंगे। रेहान की बात सुनने के बाद भी शशा उसके ऑफर को रिफ्यूज करना चाहती थी, बट शशा ने पहले यही सोचा था कि रेहान उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक नॉर्मल हाउस ही देगा, और शशा ने कभी भी इतने आलीशान और अनइमेजिनेबल वलर के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। पर अनएक्सपेक्टेडली कार्तिक उसे एक वलर दे रहा था और यह बात शशा के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थी। एक ऑर्डिनरी हाउस एंड और एक वलर में जमीन आसमान का अंतर होता था, या इसे ऐसा भी कहा जा सकता था कि विल किसी स्वर्ग से कम नहीं होता था। इस वक्त साशा ने जैसे ही रेहान की तरफ देखा तो रेहान बहुत सीरियस दिख रहा था। तभी रेहान ने साशा से थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, इस कंपनी का प्रेसिडेंट होने के नाते तुम्हारे और ऑर्डिनरी एम्प्लॉयज के हाउस में डिफरेंस है, और ये तुम सबको तुम्हारी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही दे रहा हूं। और वैसे भी अगर तुमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो बाकी के एम्प्लॉयज को मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा और वह और ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे। रेहान की बात सुनकर शशा ने उससे बहुत ही सॉफ्टली कहा, मैं आपकी बात समझ रही हूं बॉस, पर यह विलर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। साशा की बात सुनकर रेहान ने उसे कन्फर्ट करते हुए कहा, तुम इन सब के बारे में ज्यादा मत सोचो, और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही ऐसा रिवॉर्ड दे रहा हूं। क्या मैंने रीना को भी सेम रिवॉर्ड नहीं दिया? और साथ ही कियारा, अर्थ और अरुण को भी मैंने सेम रिवॉर्ड दिया है सारी है। यह सुनने के बाद कहीं साशा को शांति आई और फिर उसने रेहान की बात से सहमत होते हुए और अपना सिर हमें हिलाते हुए उससे कहा, ऑलराइट, मैं इसे एक्सपेक्ट करती हूँ। तभी रेहान ने स्माइल करते हुए कहा, इट्स गुड, येलो इज विल की कीज। यह कहने के बाद रेहान ने जल्दी से साशा के हाथों में विल की कीज दे दी, जबकि रीना को रेहान ने बाद में उसके रिवॉर्ड को रिजेक्ट करने का चांस ही नहीं दिया, और रेहान ने रीना का हाथ खींचकर उसे सेकंड विलर की थमा दी। तभी रेहान ने स्माइल करते हुए कहा, दैट ची कीज। यह कहने के बाद रेहान ने जल्दी से शशा के हाथों में विल की कीज दे दी, जबकि रीना को रेहान ने बाद में उसके रिवॉर्ड को रिजेक्ट करने का चांस ही नहीं दिया, और रेहान ने रीना का हाथ खींचकर उसमें विले की थमा दी। इस वक्त रेहान ने रीना का हाथ पकड़ा हुआ था। यह देखकर रीना का फेस हल्का गुलाबी हो गया और उसने शर्माते हुए रेहान से कहा, थैंक यू बॉस। तभी रेहान ने साशा और रीना से कहा, ऑलराइट, अब तुम दोनों जाओ, जाकर अपना अपना वलर देखो और उसके बाद अपने स्टाफ को जाकर चेक कर लो कि उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, और मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। कियारा और अर्थ भी वहां बसा आते ही होंगे। रेहान की बात सुनकर शशा और रीना ने सेम टाइम पर रिप्लाई करते हुए रेहान से कहा, औकक, शशा ने ही कंपनी को मूव करने के लिए सभी एम्प्लॉयज को लीड किया था। कियारा, अर्थ और अरुण का ग्रुप कुछ टाइम बाद बना था। कियारा इमेज डिजाइन वर्क कंपनी की इंचार्ज थी, और साथ ही कियारा का अपना भी एक क्लोथिंग डिजाइन स्टूडियो था। आइटम्स और इक्विपमेंट्स को मूव करने का काम बहुत टफ था और यह काम सबकी हेल्प से ही हो सकता था। हालांकि जो लोग लेट आने वाले थे उन्हें लेट आने का एडवांटेज मिलने वाला था, और उन्हें के एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्लेन को रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते थे। पर जब तक रेहान वापस आया तब तक कियारा और बाकी सब लोगों का प्लेन लैंड हो चुका था, और जैसे ही प्लेन का दरवाजा ओपन हुआ तो सबसे पहले उसमें से अर्थ निकल कर आया, और जैसे ही उसने रेहान को देखा तो उसने एक अजीब सी चीख निकाली और रेहान से कहा, ब्रदर, तुम्हें देखे काफी टाइम हो गया था, कैसे हो तुम? तभी रेहान ने अर्थ की ऐसी टोन सुन के और थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए अर्थ से कहा, तुमने इस तरह से बात करना कहां से सीखा? तभी अथर्व, जो अर्थ के जस्ट पीछे ही था, उसने अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए कहा, क्योंकि इसने बहुत सी फॉरेन फिल्म्स देखी हैं और वह सभी फिल्म्स मैंड्रिन में थी। अथर्व की बात सुनकर रेहान ने उसकी बात को कैच करते हुए उससे कहा, और अच्छा, अब समझ आया, कोई मेरी तरफ से इसे 2 चांटे क्यों नहीं मार देता? जैसे ही अर्थ ने रेहान की बात सुनी तो वह शॉक रह गया और उसने हैरानी से कहा, डोंट, मैं फिर से ऐसा नहीं कहूंगा। और जैसे ही अर्थ ने यह बात कही, सब तेज तेज हंसने लगे। अर्थ की बात सुनकर इस वक्त रेहान को भी हंसी आ गई थी, और तभी रेहान अर्थ और अथर्व के पास जाकर गले मिलने लगा। इन लोगों को आपस में मिले हुए काफी दिन हो गए थे, पर यह लोग इतने दिनों तक दूर रहने के बाद भी दिल से एक दूसरे से कनेक्टेड थे। तभी एक प्यारी सी आवाज आई, रेहान। तभी रेहान ने अपना सिर घुमाकर देखा। यह आवाज कियारा की थी। कियारा इस वक्त एक खुशबू की तरह थी जो आज पास अपना एहसास करवा रही थी, और आज कियारा बहुत खूबसूरत लग रही थी और धीरे धीरे रेहान की तरफ ही आ रही थी। जैसे ही रेहान ने कियारा को देखा तो उसने स्माइल देते हुए और उसे ग्रीट करते हुए कहा, हे कियारा, यू आर बैक। एंड इसके बाद कियारा और रेहान दोनों एकदम चुप हो गए। रेहान और कियारा के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन है और उनके दिल में भी एक दूसरे के लिए बहुत सारी फीलिंगलेस से नहीं मिल पाए थे, इसलिए वह शांति से बस एक दूसरे को ही निहारे जा रहे थे। और जैसे ही अर्थ और अथर्व ने अपने सामने का यह सीन देखा तो दोनों ने एक दूसरे को आंख मारी और फिर दोनों ने एक साथ कहा, हम कार्तिक, तुम दोनों आराम से बात करो, हम रेस्ट करने के लिए रहे हैं। जैसे ही रेहान ने इन दोनों की बात सुनी तो उसने अपना हाथ उठाते हुए और उन दोनों को रोकते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सब साथ में ही चलते हैं और
मैंने तुम सबके लिए सब कुछ अरेंज कर दिया है। इतना कहकर रेहान ने उन्हें अपनी कार में बैठा लिया और रेजिडेंशियल आइलैंड की तरफ ड्राइव करते हुए जाने लगा। कार में बैठने के बाद अर्थ और अथर्व ने आइलैंड पर बनी हुई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की तरफ देखा और यह देखने के बाद कुछ टाइम के लिए तो ये दोनों इमोशनल हो गए और कहने लगे, जब हम लोग मुंबई गए थे तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, पर अब यह सब एकदम बदल गया। इसको बनने में कितना टाइम लगा होगा इसे देखकर? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर पूरी की पूरी सिटी बन गई है। हाँ रेहान, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इस बने हुए काफी टाइम हो गया है। रेहान, तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। जैसे ही रेहान ने अर्थ और अथर्व की बात सुनी तो उसने स्माइल करते हुए कहा, यह तो कुछ नहीं, अभी यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो इससे भी ज्यादा शॉकिंग है। और जैसे ही अर्थ और अथर्व ने रेहान की बात सुनी तो उनकी बाहें खड़ी हो गईं और उन्होंने रेहान की बातों में इंटरेस्ट लेते हुए कहा, वह क्या है, हमें भी बताओ। अथर्व को इतना एक्साइटेड होते हुए देखकर रेहान ने स्माइल करते हुए उनसे कहा, यह एक सरप्राइज है, यह मैं तुम्हें अभी कैसे बता दूं, सब्र रखो, सब पता चल जाएगा। एक्चुअली रेहान का सो कॉल्ड सरप्राइज इंडस्ट्रियल आइलैंड था और इन्होंने ये जगह अभी तक नहीं देखी थी। ये इंडस्ट्रियल आइलैंड सिर्फ बड़ा ही नहीं था बल्कि एक ऐसी भी जगह थी जो नियर फ्यूचर में पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा डिमांडिंग होने वाली थी और ये सबके लिए एक सबसे बड़ा सरप्राइज था। रेहान ने फ्यूचर के लिए भी कुछ अरेंजमेंट कर रखे थे और रेहान को इस बात पर पूरा विश्वास था कि अर्थ और अथर्व को वो सब बहुत पसंद आएगा। पर जैसे ही रेहान की नजर कियारा पर गई, जो कार में बैठने के बाद से अब तक एकदम साइलेंट बैठी हुई थी, तो उसे देखकर रेहान ने उससे पूछा, कियारा, इस दौरान क्या तुम मुंबई में ठीक से रह रही थी? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? वहां रेहान की बात सुनकर कियारा ने जबरदस्ती स्माइल करते हुए उससे कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब बिल्कुल नॉर्मल था। कियारा के फेस पर इस तरह के फर्स्ट एक्सप्रेशन और जबरदस्ती की स्माइल देखकर रेहान को यह बात तो समझ आ गई थी कि कियारा के साथ कुछ तो गलत है। कियारा हमेशा से ही मुंबई में रही थी और रेहान को कियारा की सभी सिचुएशंस के बारे में भी पता था। जब ये लोग आइलैंड के विलर डिस्ट्रिक्ट पर पहुंचे तो रेहान ने कार से बाहर आकर अर्थ और अथर्व को हाथ से इशारा करते हुए कहा, तुम इनमें से कोई भी विलर को चूज कर सकते हो, तुम्हें मेरे साथ जरा भी पोलाइट बिहेव करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही अर्थ ने रेहान की यह बात सुनी तो उसने बहुत ही एक्साइटेड होते हुए रेहान से कहा, डैम कार्तिक, क्या तुम सच कह रहे हो? तभी अथर्व ने थोड़ा हक लाते हुए रेहान से कहा, रियली, क्या मैं इनमें से कोई भी विलर चूज कर सकता हूं? अथर्व की बात सुनकर रेहान ने उसे कंफर्म करते हुए कहा, यस, कोई भी जो तुम लोगों को अच्छा लगे। तुम्हें इनमें से कौन सा अच्छा लगा बताओ, मैं उसी विल की कीज किसी से कहकर मंगवा लेता हूं। और जैसे ही अथर्व ने रेहान की बात सुनी तो उसने उसकी तरफ झपट्टा मारते हुए उसे हक कर लिया और फिर उसे पागलों की तरह किस्सा किंग करते हुए कहने लगा, ओ कार्तिक, तुम बहुत अच्छे हो एंड आई लव यू टू डेथ। हालांकि अब तक रेहान ने अथर्व को किक मार के खुद से दूर कर दिया था और उससे चिते हुए बोला, गेट लॉस्ट। तभी अथर्व ने रेहान की बातों की परवाह ना करते हुए और हंसते हुए उसे कहा, हाँ, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था और ये सभी विलर्स दिखने में बहुत लक्सरी लग रहे हैं, देंगा ने। तभी रेहान ने थोड़ा इम्पेशेंटली अथर्व से कहा, नॉनसेंस, अब जल्दी से अपने लिए कोई विलर चूज करो। रेहान की बात सुनकर अर्थक अथर्व अब थोड़ा सीरियस हो गए थे और जल्दी से विलर एरिया में जाकर अपनी पसंद का विलर चूज करने लगे। इस वक्त यहाँ रेहान और कियारा ही रह गए थे। तभी रेहान ने कियारा की तरफ स्माइल करते हुए उससे कहा, फाइनली मैंने इन दोनों को यहाँ से दूर भेज दिया, अब तुम मेरे साथ चलो। जैसे ही कियारा ने कार्तिक की बात सुनी तो उसका दिल तेज धड़कने लगा और तभी उसने थोड़ा शर्माते हुए रेहान से कहा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तभी रेहान ने कियारा का हाथ पकड़ लिया और चलते चलते उससे कहने लगा, बस मुझे फॉलो करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेट्स सो यही किवत गो करने से। जैसे ही कियारा ने रेहान की बात सुनी तो उसका चेहरा हल्का गुलाबी हो गया और कियारा अपना सिर झुकाए रेहान के पीछे पीछे जाने लगी। तभी थोड़ी देर बाद रेहान ने कियारा से कहा, हम यहाँ आ गए हैं, दिस इज द प्लेस। तभी कियारा ने थोड़े डाउट के साथ अपने सामने का सीन देख देख और उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेहान उसे यहाँ क्यों लेकर आया था। यह विलर जो रेहान ने बनवाया है, इसे अभी तक किसी को सेल नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था और रोड के दोनों तरफ जो पेड़ है वह भी बहुत लंबे और घने हैं और इसके जस्ट आगे ही एक आर्टिफिशियल लेक बनी हुई थी और इसी के पास में कार्तिक और कियारा खड़े हुए थे। तभी रेहान ने विलर की तरफ पॉइंट करते हुए कियारा से कहा, यह विलर मैंने तुम्हारे रहने के लिए अरेंज किया है। रेहान की बात सुनकर हैरानी से खुद की तरफ पॉइंट करते हुए कियारा रेहान से कहती हैं, क्या मेरे लिए तुम्हारा कहने का मतलब है? यह विल मेरे लिए है। कियारा की बात सुनकर रेहान ने सहमत होते हुए उससे कहा, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए है, मैंने स्पेशली यह विला तुम्हारे लिए चूज किया है और यह एंटायर विलर एरिया में से सबसे बढ़िया जगह है, क्या तुम्हें यह पसंद आया? कार्तिक की बात सुनकर कियारा अचंभे के साथ कुछ देर के लिए रेहान को देखती रही
और फिर उसने अपने सिर को नीचे झुकाकर बहुत ही धीमी आवाज में रेहान से कहा, अगर ये तुम्हारे पूरे वलर एरिया में से बेस्ट वलर है तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तभी रेहान ने कियारा बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उससे कहा, क्या हुआ, तुम नाखुश लग रही हो। रेहान को यह नहीं पता था कि कियारा को इन सब महंगे विले से भी ज्यादा रेहान का अपने करीब रहना पसंद था। रेहान की बात सुनने के बाद कियारा ने उससे कहा, तुमने ये जगह इसलिए डेवलप की है ना ताकि तुम इसे पब्लिक को सेल कर सको, तो बेहतर यही होगा कि तुम इस विल को भी सेल कर दो, क्योंकि इसे मुझे देना बहुत ज्यादा वेस्टफुल है। कियारा की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, यह क्या कह रही हो तुम कियारा। तभी कियारा ने रेहान से आगे कहा, क्योंकि मैं अकेले इतने बड़े विल में नहीं रह सकती। इतना खूबसूरत विल पूरी कम्युनिटी में बेस्ट पोजीशन पर बना हुआ था और इस विला की डिजाइन भी बहुत एलिगेंट थी। यह विला जितना बाहर से सुंदर था उससे कहीं ज्यादा अंदर से सुंदर था और साथ ही यहाँ से आसपास की सीनरी भी बहुत अच्छे से देखी जा सकती थी। इस पूरे विलर में 3 फ्लोर्स थे और साथ ही इसमें एक बेसमेंट भी था। इस विलर के बाहर की तरफ एक कोर्टयार्ड भी था। इस पूरे विला में 20 से भी ज्यादा रूम्स बने हुए थे, इसलिए कियारा के लिए इतने बड़े विला में अकेले रहना पूरी तरह ऐसे वेस्ट था। पर वही रेहान का कुछ और ही मानना था। तभी रेहान ने कियारा को एक्सप्लेन करते हुए कहा, हाँ मुझे ये सब पता है, पर तुम्हें इस लर और इसकी डिजाइन्स भी तो बहुत पसंद आई है ना, और फिर बिना ज्यादा जगह के तुम इतने सारे क्लोथिंग मटेरियल भी तो स्टोर नहीं कर पाओगी, इसलिए मुझे लगता है कि यह जगह तुम्हारे लिए बहुत सूटेबल है। रेहान की बात सुनकर कियारा अपना सिर उठाकर रेहान की तरफ देखने लगी। कियारा इस वक्त रेहान से कुछ कहना तो चाहती थी, पर फिर उसने रेहान से कुछ नहीं कहा। तभी रेहान ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कियारा से कहा, और अगर अभी तुम यहाँ रहने में कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम अपने पेरेंट्स को भी यहाँ बुला सकती हो और उनके साथ रह सकती हो। तभी रेहान ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कियारा से कहा, और अगर अब भी तुम यहाँ रहने में कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम अपने पेरेंट्स को भी यहाँ बुला सकती हो और उनके साथ रह सकती हो। रेहान की बात सुनकर कियारा ने नामे अपनी गर्दन को हिलाते हुए रेहान से कहा, मेरे पेरेंट्स की अपनी भी तो जॉब है, तो वह अपनी जॉब छोड़कर मेरे साथ यहाँ कैसे रह सकते हैं। कियारा की बात सुनकर रेहान ने स्माइल करते हुए उससे कहा, इसमें इतना अनरियलिस्टिक भी क्या है, और अब तो रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड भी एक सिटी बन चुका है और यहाँ पर भी वर्क के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, और वैसे भी अब तुम्हारे पेरेंट्स का रिटायर होने के बाद आराम करने का टाइम आ गया है, तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी जॉब क्यों करते हैं। अब ऐसा मत कहना कि जितने रुपीस तुम अर्न करती हो वह तुम्हारे पेरेंट्स के रिटायरमेंट के लिए इनफ नहीं है। तभी कियारा ने रेहान की दी हुई विल की कीज को देखते हुए और अपनी गर्दन को नीचे झुकाते हुए बहुत ही सॉफ्टली रेहान से कहा, नहीं, अगर वह यहाँ पर भी जॉब के लिए आते हैं तब भी वह इतने कम टाइम में तो यहाँ नहीं आ पाएंगे, पर अगर मैं इतने बड़े विल में अकेले रही तो मैं बहुत ज्यादा डर जाऊंगी। जैसे ही रेहान ने कियारा की बात सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई और अब जाकर रेहान को यह बात समझ आ रही थी कि कियारा उसके विल को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही थी क्योंकि उसे अकेले रहने में डर लगता था। अब कहने को क्या ही बचा था, इसलिए रेहान ने एक इवल स्माइल देते हुए और कियारा को अपनी गोद में उठाते हुए विल में ले गया। तभी रेहान ने स्माइल देते हुए कियारा से कहा, अकेले रहने में डर लगना भी चाहिए, और वैसे भी इस सिचुएशन को कोई सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए अब तुम फ्यूचर में मेरे साथ ही रहना। रेहान को ऐसा करते हुए देखकर कियारा ने शर्माते हुए और उसके पीठ पर हल्का सा पुश करते हुए उसे कहा, रेहान तुम नहीं सुधरोगे, अगर हमें किसी ने इस तरह देख लिया तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हालांकि कियारा के ऐसा करने से रेहान को गुदगुदी हो रही थी। अब तक रेहान ने कियारा के फिजिकल बर्डन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और रेहान को इस वक्त कियारा बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रही थी। रेहान ने अब यह डिसाइड कर लिया था कि वह अपने और कियारा के रिलेशन के बारे में आज कियारा से ओपनली बात करेगा। पहले रेहान किसी भी काम को करने के लिए बहुत टाइम लेता था और अपनी बात भी खुलकर किसी के सामने नहीं रख पाता था, पर यह आज के रेहान का स्टाइल नहीं था। अब क्योंकि रेहान और कियारा दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंगलेस स्ट्रेटर टू द पॉइंट कर सकता था। रेहान को अब यही लगता था कि जो कहना है वह डायरेक्टली कहो, वरना इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। लाइफ में जो करना है स्ट्रेट फॉरवर्ड करो, यही रेहान मित्तल का स्टाइल है। रेहान कियारा को अपनी बाहों में उठाकर विलर में एंटर हो गया था। ओरिजिनली कार्तिक कियारा के साथ लिविंग रूम में बैठकर खूब सारी बातें करना चाहता था और यह लिविंग रूम फर्स्ट फ्लोर पर था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस वक्त रेहान और कियारा को डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ कोई नहीं था। इस वालर का बेस्ट पार्ट यही था कि यह कुछ ज्यादा ही बड़ा था और बेडरूम भी सेकंड फ्लोर पर था। हालांकि यहाँ एक इंडोर एलिवेटर भी लगा हुआ था। रेहान कियारा को लेकर सेकंड फ्लोर पर बने बेडरूम में आ गया था। रेहान कियारा के करीब ही जाने वाला था, पर तभी कियारा ने अब आंखों को बंद करते हुए और शर्माते हुए रेहान से कहा, नहीं रेहान, अभी यह सब नहीं। जैसे ही रेहान ने कियारा की बात सुनी तो उसने अपनी बहू को ऊपर करते हुए कियारा से कहा, क्या हुआ। कियारा के मना करने पर रेहान को ऐसा लग रहा था जैसे कियारा अब उसे पसंद नहीं करती और शायद इसीलिए वो उसे खुद के करीब नहीं जाने दे रही थी। तभी कियारा ने रेहान से कहा, मैं अभी जस्ट प्लेन से आई हूँ और मैंने अभी तक शव भी नहीं लिया है।
जब रेहान ने कियारा की यह बात सुनी तब जाकर वह थोड़ा रिलैक्स हुआ और फिर उसने हंसते हुए कियारा से कहा, बस इतनी सी बात, लेट्स गो। और इतना कहकर रेहान ने कियारा को उठा लिया और बाथरूम की तरफ चला गया। रेहान के इस विल में सब कुछ एक से बढ़कर एक लक्सरी था और इस वलर का बाथरूम 50 स्क्वायर मीटर में था। इसमें एक स्पेशलाइज्ड स्पा बाथ भी था जिसमें कोई भी बॉडी मसाज करवा सकता था। कियारा तो कार्तिक को हमेशा से ही पसंद करती थी और यह उसके लिए भी कोई फर्स्ट टाइम नहीं था जब वह रेहान के साथ अपना पर्सनल टाइम स्पेंड कर रही थी। लास्ट टाइम रेहान को यह मौका इसलिए नहीं मिल पाया था क्योंकि रेहान किसी काम से मार्केट चला गया था, पर इस बार रेहान पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था और आज ऐसा कुछ नहीं था जो रेहान को कियारा के करीब आने से रोक सकता था। रेहान को इस वक्त बस कियारा से ढेर सारा प्यार चाहिए था और कुछ भी नहीं। कियारा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद रेहान कियारा को फॉलो करते हुए विलर चूज किया है। और अब तुम अपनी बात से पीछे मत हटना क्योंकि तुमने खुद हमें इनमें से कोई एक विलर चूज करने को कहा था। अर्थ और अथर्व की बात सुनकर रेहान ने स्माइल करते हुए उनसे कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों बहुत ज्यादा नारो माइंडेड हो? मैं वह इंसान हूं जो अपनी बात से कभी नहीं मुकता। अब जल्दी से वो विलर नंबर बताओ जो तुम लोगों ने पसंद किया है। मैं अभी उसकी कीज किसी से कहकर मंगवा देता हूं। रेहान ने अर्थ और अथर्व को खुद से ही विलर चूज करने को इसलिए कहा था क्योंकि रेहान इन दोनों को अच्छे से जानता था और उन दोनों की पसंद को भी। इसलिए रेहान के लिए भी यही ही अच्छा था कि ये लोग खुद से ही इसे चूज कर ले। अर्थ और अथर्व के रूम नंबर की लोकेशन लेने के बाद रेहान उस लोकेशन के बारे में कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने कंफर्म करते हुए उनसे कहा, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें रहने के लिए यही जगह चाहिए? ये दोनों वलर्स हाई राइज रेसिडेंस के पास में ही थे। तुम्हें नहीं लगता यह बहुत ज्यादा नॉइजी प्लेस है? रेहान की बात सुनकर अर्थ ने तुरंत उससे कहा, हाँ, इन विलर्स की पोजीशन वैसी नहीं है जैसी हमें चाहिए थी, पर फिर भी हमें ये विलेज अच्छे लगे और हम वैसे भी इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाले और बस एंजॉय करने वाले हैं। पर मैं तुम्हें कुछ कंसिडरेशन देना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अर्थ की बात सुनने के बाद रेहान को समझ नहीं आता था कि वो उसकी बातों पर हंसे या रोए। तभी रेहान ने उसे कहा, तुम मुझे कुछ कंसिडरेशन देना चाहते हो? तभी अथर्व ने भी रेहान से कहा, ये विलस जिस पोजीशन में है उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यह कभी नहीं बिकने वाला, इसलिए हम दोनों ने सोचा कि हम आपको इसे डाइजेस्ट करने में हेल्प कर दें। अथर्व की बात सुनकर रेहान ने मैप की तरफ देखा और उसे तुरंत समझ आ गया कि यह दोनों आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तभी रेहान ने अथर्व से कहा, तुम दोनों सच में बहुत ज्यादा हो और मुझे सब पता है कि तुम लोग यहाँ क्यों रहना चाहते हो, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए तुम दोनों यहाँ सिर्फ शो ऑन ऑफ करने के लिए ही रहना चाहते हो। राइट? रेहान की बात सुनकर अर्थ और अथर्व दोनों ने अपने सिर के बाल खींचते हुए और थोड़ा एमरस फील करते हुए रेहान से कहा है, तुम्हें कैसे पता इस बारे में? यहाँ पर इनके कॉलेज स्टूडेंट्स भी काफी समय से रह रहे थे, वह भी सेम डोमेट्री में। अर्थ और अथर्व ने जो वलर चूज किया था वह यहाँ के हाई राइज रेजिडेंस के पास में ही था और ये प्लेस फ्यूचर में बहुत बिजी रहने वाला था, इसलिए वहां पर रहने के लिए कम ही जगह बचने वाली थी और यह दोनों साथ में एक दूसरे के साथ होकअप कर सकते थे और किसी खूबसूरत सी लड़की को पटा करके उसके साथ फन कर सकते थे। हालांकि रेहान को अर्थ और अथर्व के अभी बनते बिगड़ते प्लान्स के बारे में क्लियर नहीं था क्योंकि उसकी खुद अभी तक शादी नहीं हुई थी और इसलिए जैसे ही उसके सामने इन दोनों के बारे में बात आई तो रेहान के माइंड में 36 तरह के आइडियाज आने लग गए थे। और वैसे भी दोस्त तो दोस्त होते हैं ना, बट फिर भी रेहान इस तरह के सेंसिटिव मैटर में उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता था ना अपनी तरफ से, सिर्फ कार्स वालर्स और यहाँ तक कि स्टेटस में भी उनकी हेल्प कर सकता था। हालांकि किसी लड़की को पटाना हर किसी के बस की बात नहीं थी और जिसमें एबिलिटी होती थी वही ये सब कमाल कर सकता था और रेहान इन सब में इन दोनों की कोई मदद नहीं कर सकता था। तभी रेहान ने उनसे कहा, इट्स अप टू यू गाइज। एनीवे, तुमने ये विलर्स खुद से चूज किए हैं और जब तक ये तुम्हें पसंद है तब तक एंजॉय करो। तभी अथर्व ने रेहान से कहा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला और मैंने अपनी फिंगर्स पर ऑलरेडी सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है और जो वलर्स हम दोनों ने चूज किए हैं वो डेफिनेटली इस पूरी कम्युनिटी के बेस्ट लोकेशन वाले वलर्स हैं एंड फ्यूचर में हमारे पास लव एंड लक दोनों होगा और यह विलर्स हम दोनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगे। रेहान से बात करने के बाद अथर्व ने अपनी शार्प आई से यह बात नोटिस की कि इस वक्त की आरा के एक्सप्रेशन थोड़े अननेचुरल लग रहे थे और जैसे ही अथर्व ने कियारा को थोड़ा पास से देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कियारा अब जाकर के थोड़ा रिलैक्स दिख रही थी, पर वह ठीक से चल नहीं पा रही थी। वह कुछ भी कियारा के बारे में रियलाइज हो गया और फिर उसने धीरे से अर्थ के करीब जाकर रेहान की तरफ इशारा करने लगा। स्टार्टिंग में तो अर्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अथर्व क्या कहने की कोशिश कर रहा था, पर अथर्व के कहने पर अर्थ ने कियारा की तरफ देखा और तब जाकर अर्थ को पूरा माजरा समझ आया। तभी अर्थ ने थोड़ा मजाक किया लहजे में कहा, यह दोनों लोग जो मन चाहे वह करते रहते हैं, पता ही नहीं और क्या क्या करने का मन करता रहता है। इन लोगों का अर्थ की बात सुनकर रेहान ने उसकी तरफ मुड़ते हुए उससे कहा, अब क्या हो गया तुम्हें जो फिर से चिल्लाने लग गए?
पागल वागल तो नहीं हो गए? तुम रेहान की सुनने के बाद अर्थ और अथर्व दोनों रेहान को छेड़ते हुए उसकी तरफ आंख मारने लगे। अर्थ और अथर्व की ऐसी हरकत देखकर रेहान और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया और अर्थ और अथर्व से कहने लगा, क्या हो गया तुम दोनों को? अभी तक तो ठीक थे, किसी पागल कुत्ते ने काट लिया क्या तुम्हें? या तबीयत वगैरह तो खराब नहीं हो गई? ओ बिक गई तुम दोनों की, और तुम दोनों इतना अनकंफर्टेबल कैसे हो गए? जैसे ही रेहान ने अर्थ और अथर्व से यह बात कही तो दोनों एकदम चुप हो गए, क्योंकि वह कियारा के सामने रेहान से कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। अर्थ और अथर्व इस वक्त को अपने पास खींचकर उसके और कियारा के बारे में इंटरोगेशन करना चाहते थे। तभी अर्थ ने रेहान से इंटरोगेशन करते हुए कहा, रेहान सच सच बताओ, तुमने जब हम दोनों को विलर एरिया से भेजा था तो उसके बाद क्या तुम्हारे और कियारा के बीच कुछ? तभी अथर्व ने भी थोड़ा सीरियस होते हुए रेहान से कहा, भी फ्रैंक ना रेहान, अब बताओ भी। इन दोनों की बात सुनकर अब जाकर रेहान को इनकी बात समझ आई। तभी रेहान ने अर्थ और अथर्व से कहा, तुम दोनों को भगवान ने इतनी पहनी आंखें, सीधे पहनी आंखें दी हैं, आई एम श्योर तुम्हें ऑलरेडी सब समझ आ गया है। इन दोनों की बात सुनकर अब जाकर रेहान को इनकी बात समझ आई। तभी रेहान ने अर्थ और अथर्व से कहा, तुम दोनों को भगवान ने इतनी पैनी आंखें दी हैं, आई एम श्योर तुम्हें ऑलरेडी सब समझ आ है। तभी अर्थ और अथर्व ने रेहान की गर्दन को पकड़ लिया और गुस्सा करते हुए उसे कहा, डैम, इसका मतलब हमारे स्कूल का कैंपस बेल चुपचाप तुमने ले लिया। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है रेहान। तभी रेहान ने अपनी आंखों को घुमाते हुए और बहुत ही प्राउडली उन दोनों से कहा, तुम दोनों इतना नाखुश क्यों हो? और तुम दोनों मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? खाओगे क्या मुझे? बात सुनकर अर्थ उससे कहा, फॉरगेट इट, वैसे भी हमें तुमसे इतनी ही उम्मीद थी, तुम्हें सिर्फ तुमसे ही मतलब है और बाकी किसी से नहीं, तुम्हें हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तभी अथर्व ने अपने मन में थोड़ा कंसर्न करते हुए रेहान से कहा, यस कार्तिक, हम दोनों अभी सिंगल ही हैं। हमने सोचा था कि हम अगर आपकी कंपनी में सेव बन जाएंगे तो हमारा भी कुछ भला हो जाएगा, पर किसे पता था कि अब इस बारे में बात करना बिल्कुल पॉइंट है। जब से अर्थ और अथर स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे, तब से यह कहा जा सकता था कि यह दोनों ही एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ कर रहे थे। और जब इन लोगों को कंपनी को रन करने के लिए लोगों को रिक्रूट करना पड़ा, तब अर्थ और अथर्व दोनों किसी समुद्र में मछलियों की तरह हो गए थे, जिनके आसपास बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां घूम रही थी। उस वक्त अर्थ और अथर्व को कंपनी में काम करके बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि रिक्रूटमेंट के लिए बहुत सारी गर्ल्स ने भी इंटरव्यू दिए थे। और उस वक्त अर्थ और अथर्व के बहुत अच्छे दिन चल रहे थे। अनफॉर्चुनेटली अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते। इन दोनों को यह बात रियल लाइफ सर्वेंट से कम नहीं थे और कंपनी में उनका स्टेटस कुछ खास नहीं था। यह कंपनी के सिस्टम के मोहरे भर थे। आखिर किसने बनाए होंगे ऐसे रूल्स? अर्थ और अथर्व भले ही दोनों पानी में मछलियों के बीच घिरे रहते थे, पर यह दोनों उस तरह के लोगों में आते थे जो इसके बावजूद इनसे दूर ही रहते थे। अर्थ और अथर्व ने आज तक किसी लड़की को छुआ तक नहीं था। इन दोनों के कंप्लेनों को फैलाते हुए उनसे कहा, तो क्या इन सब चीजों के लिए तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? रेहान की बात सुनकर अर्थ ने अपने दोनों हाथों को खोलते हुए और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, हे भगवान, या तो आप धरती पर आ जाओ या आपके किसी बंदे को धरती पर भेजकर मेरे सामने खड़े इस इंसान को मार डालो। कियारा जो पास में ही खड़ी थी, उसने जैसे ही अर्थ की ऐसी आवाज सुनी तो उसने पीछे की तरफ मुड़कर बहुत ही हैरानी से अर्थ की तरफ देखा और उससे कहा, तुम लोग आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? जैसे ही कियारा ने रेहान, अर्थ और अथर्व के नेगेटिव थॉट्स सुने तो कियारा के रिएक्शन पहले जैसे नहीं लग रहे थे। कियारा अब पहले से भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लग गई थी। उसकी पर्सनैलिटी भी पहले से बहुत चेंज हो गई थी। तभी रेहान ने अपने हाथों से इशारा करते हुए और कियारा की तरफ स्माइल करते हुए उससे कहा, ऐसी कोई बात नहीं है कियारा, और यह तो पहले की तरह अभी भी बकवास करता रहता है। इतना कहने के बाद रेहान ने अर्थ के पेट में एक कोहनी मार दी और जैसे ही रेहान ने अर्थ के पेट में कोहनी मारी तो अर्थ दर्द से चीखता हुआ ग्राउंड पर गिर गया। और तभी अर्थ ने रेहान से कहा, डैम कार्तिक, तुम इतने स्ट्रैंग कब से हो गए? अर्थ पूरी डोमेट्री में बहुत ही पढ़ाकू लड़का था। अगर यह सब उसके साथ पहले हुआ होता तो यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर आज जब काफी दिनों बाद उसे रेहान ने पेट पर कोहनी मारी तो उसे बहुत ज्यादा पेन होने लगा और वह बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया। रेहान ने भी यह नहीं सोचा था कि वह अर्थ को इतना इजीली नीचे गिरा देगा और इसलिए रेहान इस वक्त अपने हाथों को बहुत ही हैरानी से देख रहा था। तभी रेहान ने क्यूरियस होते हुए अर्थ से पूछा, क्या तुम इन दिनों कमजोर हो गए? तुम इतनी आसानी से नीचे कैसे गिर सकते हो? रेहान की बात सुनकर अर्थ ने चिढ़ते हुए रेहान से कहा, तुम वीक, तुम्हारी सारी फैमिली वीक, मैं तो एकदम स्ट्रैंग हूं। बड़े आए मुझे वक्त कहने वाले। इस वक्त तक अथर्व भी रेहान को बहुत ही सरप्राइज होते हुए देख रहा था। तब उसने रेहान से कहा, दैट्ची। बात सुनकर रेहान ने थोड़ा सोचते हुए उससे कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ट्रेनिंग काम कर रही है।
हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेहान इन सब के लिए कहाँ गया था, क्योंकि उसके आसपास उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से लोग थे। पर रेहान ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता था जो किसी के भी कंपैरिजन में किसी से वीक हो। मैगी के गाइडेंस में रेहान ने खुद को ट्रेड किया था। ऐसा नहीं था कि रेहान इतना ज्यादा स्ट्रैंग हो गया था कि उसका कंपैरिजन उसके बेस्ट लीड्स टाइगर सिक्योरिटी गार्ड से किया जा सकता था। पर हाँ, ऐसा कहा जा सकता था कि अगर रेहान को कभी एक साथ 4 या 5 ऑर्डिनरी पर्सन से डील करना पड़े तो वो इजिली कर सकता था। हालांकि रेहान कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं करता था, इसलिए रेहान को यह नहीं पता था कि ट्रेनिंग के बाद उसकी बॉडी पर कितना इफेक्ट पड़ा था। रेहान ने अर्थ को यही सोचकर कोहनी मारी कि वह ज्यादा से ज्यादा आगे की तरफ पुश हो जाएगा, पर किसे पता था कि उसके ऐसा करने से अर्थ नीचे ही गिर जाएगा। अर्थ दबी आवाज में रेहान को बुरा भला कहने लगा। तभी अथर्व ने कहा, अरे यार, तुम लोग शांत हो जाओ और इन सब बातों पर मिट्टी डालो। और मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही कहा था कि थोड़ा खुद की हेल्थ पर भी ध्यान दो, पर तब तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी और अब तो तुम्हें पता चल गया है कि तुम कितने ज्यादा वीक हो। रेहान पहले झुककर अर्थ को उठने में हेल्प ही करने वाला था, पर जैसे ही उसने अर्थ की बात सुनी तो उसने तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लिया और इधर उधर देखने लगा। जैसे ही अर्थ ने रेहान को यह सब करते हुए देखा तो उसने गुस्सा करते हुए रेहान से कहा, यू आर सो डिस्गस्टिंग कार्तिक। पर मुझे यह बताओ, तुमने जब मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था तो क्या तुमने अपने हाथ अच्छे से क्लीन किए थे? अर्थ की बात सुनकर अथर्व ने जल्दी से रेहान को हक करते हुए उससे कहा, रेहान प्लीज, इसकी नॉनसेंस बातों पर ध्यान मत दो और मैं खुद अपने हाथों को दिन में सिर्फ एक बार ही धोता हूँ। रेहान को इस वक्त काफी गुस्सा आ रहा था, पर वह चाहकर भी अर्थ का कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह गुस्सा करते हुए 1-2 कदम पीछे आया। कार्तिक ने डिसाइड कर लिया था कि वह अर्थ से थोड़ा दूर ही रहेगा ताकि वह उससे बेवजह उलझे नहीं। आज रेहान का मैनर, जो रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर बना हुआ था, वह बहुत ही लाइवली लग रहा था, क्योंकि आज ये समूह पर स्टार मून कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज आने वाले थे उन सबके वेलकम के लिए यहाँ पर दिन बैंक्वेट पार्टी रखी गई थी। हालांकि इन एम्प्लॉयज के साथ यहाँ पर रेहान के और भी कुछ गेस्ट आने वाले थे, जिनमें अमन और जुनैद भी शामिल थे। और आज रेहान का यह मैनर, जो हमेशा शांत रहता था, वहाँ आज बहुत हलचल हो रही थी। इस मून कंपनी के एम्प्लॉयज जब रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर आए तो इस आइलैंड की खूबसूरती को देखकर वह सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रह गए थे। इन लोगों का तो मन कर रहा था कि यह लोग यहाँ से कभी जाए ही ना। इससे पहले इन लोगों ने रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के बारे में सिर्फ यहाँ काम करने वाले ओल्ड एम्प्लॉय से ही सुना था कि यह आइलैंड और उनके बॉस रेहान मित्तल का मैना बहुत ज्यादा लग्जरी है। पर आज इन लोगों को इसे अपनी आंखों से देखने का मौका कभी नहीं मिला था, पर आज फाइनली इन लोगों को यहाँ आने का और इसे अपनी आंखों से देखने का मौका मिल गया था। और जिसे देखने के बाद ये सभी लोग यहाँ की खूबसूरती और लग्जरी से शॉक्ड हो गए थे। रेहान का रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड, जहां रेहान के मैना में ग्रीन माउंटेन जेट का बहुत शानदार काम किया हुआ था, उसे देखकर सभी एम्प्लॉयज की आंखें हैरानी से बाहर आ गई थी। यह कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसे सी रुपीज की वजह से ही मेजर किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ साथ नेचुरलिटी भी थी। पर कहीं ना कहीं इन सबको देखकर इन लोगों की लो फील हो रहा था, क्योंकि एक ऑर्डिनरी पर्सन तो कभी भी इन सबको अफोर्ड नहीं कर सकता था। ऑर्डिनरी लोगों को यह बात नहीं पता थी कि रेहान के मैनर पर इस वक्त जिस जेड स्टोन से काम किया गया था वह किस तरह का था। और इंगो रियो एम्पारे इतिये वगैरह इंद्रनिको है, इन लोगों को सिर्फ इतना ही पता था कि यह पूरा मैनर जेड स्टोन से कवर्ड है। और इसे देखकर ऐसा कहा जा सकता था कि इस मैनर में रेहान ने कितना पैसा लगाया होगा, इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता था। और ये सिंपली उनकी पहुंच से भी बहुत दूर था। हालांकि रेहान इस वर्ल्ड के सबसे अमीर लोगों में आता था, पर फिर भी रेहान का अपना मैनर इतना ज्यादा भी एक्स्ट्राग्लो के माइंड में चल रही थी। पर रेहान के मैनर को देखकर ये सब लोग बहुत ज्यादा हैरानी से भर गए थे और सभी एक दूसरे से इस बारे में बात करने लगे। अंश को क्या लगता है, तुम लोगों को हमारे बॉस रेहान कितने ज्यादा रिच होंगे? मैंने तो आज तक अपनी पूरी लाइफ में इतना खूबसूरत मैंने ही नहीं देखा। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इससे शानदार बिल्डिंग पूरे वर्ल्ड में नहीं बनी होगी। मैंने सही कहा ना? तुम्हें पता है, मैंने तो ये भी सुन रखा है कि इस दुनिया का जो सबसे रिच पर्सन है ना, उसके घर में तो वेल तक है, पर फिर भी मुझे लगता है कि वो घर हमारे बॉस के घर के कंपैरिजन में वक्त है। तभी एक ओल्ड एम्प्लॉय ने इस न्यू एम्प्लॉय से कहा, तुम सिर्फ उस इंसान के वेल की बात कर रही हो, पर तुमने अभी तक रेहान बॉस का पेट नहीं देखा। इस ओल्ड एम्प्लॉय की नजर में इस दुनिया का सबसे रिच आदमी भी रेहान के सामने कुछ नहीं था। और वैसे भी फॉरेनर्स को शो ऑफ करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है, पर उनकी रियलिटी को शो दूर होती है। वही रेहान को अपनी वेल्थ दिखाने का या शो ऑफ करने का जरा भी शौक नहीं था, और वह इन सब बातों से दूरी बनाकर रखता था। रेहान हमेशा खुद को लो प्रोफाइल बना के ही रहता था, और इसीलिए यहाँ काम करने वाले सभी लोगों को यही लगता था कि उनके बॉस के पास और भी बहुत सारी वेल्थ थी जिसका वह दुनिया के सामने शो ऑफ नहीं करते थे। और रेहान की वेल्थ इस दुनिया के सबसे रिच इंसान से भी ज्यादा थी, पर इस बात को रेहान ने कभी भी पब्लिक में अनाउंस नहीं किया था। तब ये एम्प्लॉयज फिर से बात करने लगते हैं, मुझे लगता है कि हमारे बॉस किसी हिडन बिग फैमिली से है
वरना उनके पास इतने सारे रुपीस और इतनी सारी प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? ऐसा भी हो सकता है जैसा तुम अभी कह रही हो, और हमारे बॉस की आइडेंटिटी हमेशा ही सीक्रेट रखी जाती है, पर हम अपने बॉस के बारे में इस तरह के बेत के अनुमान तो नहीं लगा सकते ना। यह गलत है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, इसलिए हमें अब इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए और आज रात के बैंक्वेट पार्टी को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह का मौका अपनी पूरी लाइफ में कभी फिर से मिलेगा भी। सो जस्ट एंजॉय। हाँ भाई, ये तो ऑब्वियस है ही। चल अब जल्दी से ड्रिंक करते हैं। और कुछ ही सेकंड्स में सभी लोग तेज तेज हंसने लगे। इस वक्त मैन में जितने भी लोग थे वह सभी गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे और खूब मस्ती कर रहे थे। और रेहान अपने सभी एम्प्लॉयज को यहाँ आने के लिए लीव कर रहा था और कुछ ही सेकंड्स में सभी लोग तेज तेज हंसने लगे। इस वक्त मैनर में जितने भी लोग थे वह सभी गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे और खूब मस्ती कर रहे थे। और रेहान अपने सभी एम्प्लॉयज को यहाँ आने के लिए लीव कर रहा था। वही रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के सी एरिया की तरफ कुछ 2 से 3 लार्ज बोट्स भी दिखाई दे रही थी। यह शिप्स इस एरिया के आसपास में ही चक्कर लगाए जा रही थी। और इन सब में भी सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि उनमें से किसी भी शिप की लाइट्स ऑन नहीं थी। ये सभी शिप्स ब्लैक कलर की थी और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई गोस्ट शिप हो। ये शिप्स बहुत ही स्ट्रेंज और सस्पिशंस। थोड़ी ही देर बाद उन शिप्स में हलचल दिखाई देने लगी। तभी वहां कुछ परछाई एक अलग ही तरह की आवाज निकालने लगी और वह धीरे धीरे रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे। अगर यह सब दिन में होता तो कोई भी इन्हें क्लियरली देख सकता था कि यह सब लेटेस्ट ड्रोन स्नेशेस ड्रोन है, पर रात के अंधेरे में होने की वजह से किसी की भी नजर इन पर नहीं जा सकी थी। इस वक्त शिप पर कुछ ड्रोन उड़ रहे थे और वही सिद्धार्थ भी शिप पर अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ था और दूर से ही घोर कर रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड की तरफ देख रहा था। तभी सिद्धार्थ के एक सबॉर्डिनेट ने उससे कहा, बॉस, आखिरकार हम लोगों ने इनका पता लगा ही लिया। यह रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड ही इन लोगों के रहने का डे डेस्टिनेशन है। अपने सबॉर्डिनेट की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसे रिप्लाई देते हुए कहा, अब ये सारे ड्रोन वहां भेज दो और उस रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर इस वक्त क्या सिचुएशन है और वहां क्या चल रहा है, इस बारे में इन्वेस्टिगेट करो। याद रहे, मुझे इस बारे में हर एक सिंगल डिटेल चाहिए और फिर वहां की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन लेंगे। अपने बॉस सिद्धार्थ की बात सुनकर उस सबॉर्डिनेट ने अपने बॉस से कहा, यस बॉस, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हमारे ड्रोन लेटेस्ट टेक्निक के ड्रोन हैं और इसमें हर तरह के नाइट विजन इक्विपमेंट फंक्शंस है और आइलैंड पर जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में एक ही बार में बहुत अच्छे से पता लगाया जा सकता है। अपने सबॉर्डिनेट की बात सुनकर सिद्धार्थ ने बहुत ही भयानक से एक्सप्रेशन के साथ उससे कहा, वेरी गुड, और आइलैंड की सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के बाद हम लोग भी वहां चलेंगे। इस बार मैं उस रेहान और उसके लोगों को इतनी आसानी से बच के जाने नहीं दूंगा। रेहान ने हमारे साथ जो कुछ भी किया है उसका बदला तो आज मैं उसे लेकर रहूंगा। सिद्धार्थ और उसके लोगों की रास्ते में तबीयत खराब होने की वजह से इन लोगों को पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ा था और वहां जाकर लेनी पड़ी थी। तब जाकर इन लोगों को थोड़ा आराम मिल पाया, पर रास्ते में पेट खराब होने की वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी और ये सब समुद्र के उस खराब पानी की वजह से हुआ था। और इतना ही नहीं, उनमें से कुछ लोग तो पैरालाइज्ड हो गए थे और इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट थे। हालांकि सिद्धार्थ को ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी और वह अब ठीक था, पर अब वह किसी भी हाल में रेहान से रिवेंज लेना चाहता था। सिद्धार्थ को थोड़ी बहुत जो फिजिकल प्रॉब्लम हो रही थी उसे भी सिद्धार्थ ने इस वक्त इसलिए सहन कर रखा था ताकि वह अपने दुश्मन रेहान से बदला ले सके। जब सिद्धार्थ के बाकी बचे हुए लोग भी उसके बुलाने पर इंडिया आ गए थे तो सिद्धार्थ ने तुरंत एक बोट रेंट पर ली और फिर वह अपने सभी लोगों को लेकर रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के लिए निकल गया। और इस वक्त तक उसे रेहान की लोकेशन का भी पता लग गया था। रेहान के बारे में पता लगाना सिद्धार्थ के लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि हिजू में इस वक्त सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड मून आइलैंड पर ही चल रहा था और हिम आइलैंड जहां पर रेहान रहता था उसे ढूंढना इन लोगों के लिए बहुत इजी था। और रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के आसपास में चक्कर लगाने के बाद इन लोगों को इस आइलैंड की खूबसूरत सीनरी दिखाई दी जो इस वक्त बहुत सुंदर लग रहा था। बैंक्वेट पार्टी रखने की वजह से यहाँ पर चारों तरफ अच्छी खासी डेकोरेशन और लाइटनिंग हो रखी थी, जिस वजह से इन लोगों को रेहान को ढूंढने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी और सिद्धार्थ को रेहान के रेजिडेंस का पता लग गया था। और अब सिद्धार्थ अपने सभी लोगों को लेकर यहाँ आ गया था और उसने अपने सभी लोगों को हिमा आइलैंड के आउटर सी एरिया की तरफ इकट्ठा कर लिया था। और इस वक्त यह लोग यहाँ रुककर ड्रोन से आइलैंड की इंफॉर्मेशन मिलने का वेट कर रहे थे ताकि यह लोग रेहान से अपना बदला लेने जा सके। सिद्धार्थ और रेहान के बीच में पहले से कोई लड़ाई या दुश्मनी नहीं थी, यहाँ तक कि इससे पहले तो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। पर आज जब रेहान ने रास्ता ब्लॉक करने की वजह से सिद्धार्थ और उसके लोगों को समुद्र के गंदे पानी में फेंक दिया था, तो उसके बाद सिद्धार्थ और उसके लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। समुद्र का पानी इतना ज्यादा गंदा था कि उसे किसी भी शब्द में डिस्क्राइब करना सिद्धार्थ और उसके सबऑर्डिनेट के लिए बहुत ज्यादा टफ था। और सिद्धार्थ ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ भी कभी कुछ ऐसा होगा। और यहाँ तक कि सिद्धार्थ को तो उस गंदे पानी की वजह से अभी तक बकाए आ रही थी और उसके मुंह का टेस्ट भी बहुत खराब हो गया था।
हालांकि हॉस्पिटल में जाकर सिद्धार्थ ने सबसे पहले अपने आप को अच्छे से क्लीन किया और वहां का बेस्ट ट्रीटमेंट लिया। हालांकि इन सबसे सिद्धार्थ और उसके लोगों को जो फिजिकल ट्रॉमा हुआ था और मेंटली उन्हें जो प्रॉब्लम हुई थी उसे दूर नहीं किया जा सकता था। इसीलिए सिद्धार्थ रेहान से बहुत नफरत करने लगा था। सिद्धार्थ साउथ क्लाउड में एक बहुत अच्छे और बड़े परिवार से था, पर उसे यह नहीं पता था कि इंडिया में आने के बाद उसे यह सब सहन करना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने इस वक्त तक अपने सभी सबऑर्डिनेट्स के सामने अपनी सारी रिपोर्टें गंवा दी थी और यह उसके लिए मरने से भी ज्यादा पेनफुल था। और अगर अब उसने रेहान से बदला नहीं लिया और उसे भी सेम ऐसा ही ट्रीटमेंट नहीं दिया तो सिद्धार्थ कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। और इसीलिए सिद्धार्थ अपने पूरे परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके अपने सबऑर्डिनेट्स को रेहान पर अटैक करने के लिए भेजने वाला था। इस तरह डायरेक्ट एक्शन लेना मेजर फैमिलीज में डायरेक्ट बैटल के तौर पर कंसीडर किया जाता था और यह एक फुल स्केल ऑफ था। हालांकि सिद्धार्थ को अब किसी भी बात की परवाह नहीं थी और वह अब रेहान के पास जाकर उससे लड़ना चाहता था। और इस वक्त सिद्धार्थ को इस बात की भी परवाह नहीं थी कि ऐसा करने के बाद उसके और रेहान के रिलेशन लाइफ में फिर से कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएंगे। बहुत जल्दी ही सिद्धार्थ के ड्रोन रेहान के हिम आइलैंड के ऊपर उड़ने लग गए थे और इस वक्त ड्रोन से जो इमेजर शिप पर सिद्धार्थ को दिख रही थी वो भी बहुत क्लियर थी। आज की लेटेस्ट विजन टेक्निक बहुत ही स्मार्ट थी और इसकी वजह से एकदम अंधेरे में भी साफ देखा जा सकता था। पहले सिद्धार्थ ग्रीन और ब्लैक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज करता था, पर अब सिद्धार्थ मोस्ट एडवांस टेक्निक यूज कर रहा था। हालांकि जैसे ही ड्रोन ने अपनी तरफ से इमेजेस सिद्धार्थ के पास ट्रांसफर करना स्टार्ट किया तो उस वक्त ही माइलन पर लगा ड्रोन कैमरा रेहान के मैने की तरफ टर्न हो गया और जैसे ही शिप पर बैठे हुए सिद्धार्थ और उसके लोगों ने यह नजारा देखा तो वह सब लोग दंग रह गए और बहुत ही हैरानी के साथ एक दूसरे से कहने लगे, अंडरस्को व्हाट इज दैट, हे भगवान, ये मैनर कितना ज्यादा स्ट्रेंज है और इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसे जेब से कवर किया गया है। क्या ये इम्पॉसिबल है? और वही सिद्धार्थ तो इस वक्त तक शॉक रह गया था। सिद्धार्थ और उसके लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हिमालयन पर इस वक्त चल क्या रहा था। इसलिए वो लोग ड्रोन से आई हुई पिक्चर्स को देखने के बाद हैरानी से चिल्लाने लगे। सिद्धार्थ ने भी इस वक्त यह बात नोटिस की थी कि रेहान का मैना बाकी लोगों के मैना से बहुत ज्यादा डिफरेंट था। सिद्धार्थ के सबऑर्डिनेट्स अब थोड़ा हिमालयन के पास आकर उन लोगों को फॉलो करने लगे और रेहान के मैनर को देखने के बाद सिद्धार्थ के सबऑर्डिनेट्स भी रिएक्ट करने लग गए थे। रेहान का मैनर दूर से देखने पर भी बहुत शानदार लग रहा था। हालांकि यह लोग रेहान का मुकाबला कभी अपने सपने में भी नहीं कर सकते थे और इनकी तुलना कभी भी रेहान से नहीं की जा सकती थी। सिद्धार्थ के सबऑर्डिनेट्स बिगड़े हुए लोगों से ज्यादा और कुछ नहीं थे, जो बस ऐसे ही किसी फालतू की बात में घूम घूम कर अपना टाइम खराब करते रहते थे और अपनी घटिया इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसी वैसी जगहों पर रात भर घूमते रहते थे। हालांकि इन सेकंड रिच जनरेशन के सभी लोगों की फैमिलीज जेड इंडस्ट्री को मैनेज करने में स्पेशलाइज थी और जन्म से लेकर अब तक के सेकंड रिच जनरेशन के बिगड़े हुए लड़के सिर्फ अपनी फैमिली के टुकड़ों पर ही पल रहे थे। हालांकि इन लोगों को भी अब तक जेड स्टोन के बारे में अच्छी नॉलेज हो गई थी और यह लोग अब यह देखकर बता सकते थे कि डिफरेंट तरह के जेड्स में और उनकी क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। इस वक्त बोर्ड पे लगी बड़ी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा था वह कोई स्मॉल जेड नमेंट या कोई ऑब्जेक्ट नहीं था जिस पर हल्का फुल्का जेड का काम किया गया था, बल्कि यह एक मैनर था जो कि 10 स्क्वायर मीटर्स में बना हुआ था। और इस मैनर को देखकर कैसे ये सेकंड रिच जनरेशन के लोग ये बात रिकॉग्नाइज नहीं करते कि इस मैनर के बाहर बनी वॉल पर जेड स्टोन लगवाए गए थे। हालांकि सिद्धार्थ के सबधन और बाकी सभी सेकंड रिच जनरेशन के लोग भी बहुत रिच थे, पर रेहान के मैनर का ऐसा ग्रैंड और लक्सरी सीन देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान रह गए थे, क्योंकि इन लोगों ने आज तक की अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। यहां तक कि एंटायर्स में सबसे रिच सिद्धार्थ शुक्ला का मैन अभी इतना लग्जरियस नहीं था जितना कि इनके सामने बना रेहान का मैना था। और इस वक्त कहीं ना कहीं इन सेकंड रिच जनरेशन के लोगों के एमघुट में यह बात घूम रही थी कि इतना आलीशान मैनर क्या इस वर्ल्ड में ऐसी कोई फैमिली भी है जो इतनी ज्यादा रिच है कि उसने अपने पूरे मैनर पर ही जेड स्टोन लगवा लिए हो। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई फैमिली रिच है और उसके पास बहुत सारे रुपए हैं तो वह अपने सारे रुपए अपनी लग्जरी में ही उड़ा दे, क्योंकि इन रिच लोगों को भी अपनी वेल्थ और पावर को मेंटेन करके रखना होता है। जितने जेड स्टोन्स रेहान के मैना पर इस वक्त लगे हुए थे उतने जेड स्टोन्स होने के बाद तो लोग अपने आप ही बहुत रिच हो जाते हैं, और इतने सारे जेड स्टोन होने के बाद कोई भी नॉर्मल पर्सन इन्हें अपने घर में लगाने की जगह उन्हें बेचकर रिच होना ज्यादा प्रेफर करेगा और इन जेड स्टोन्स को अपने मैनर में लगाना। एक्स्ट्राग्राम आपस में बात करने लग गए। अंस्को इट्स टू वेस्टफुल, क्या इस रेहान को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि इन जेड स्टोन्स को घर में लगाकर वेस्ट नहीं किया जाता? इतने सारे जेड स्टोन्स को अपने मैनर पर लगाना बहुत ही अजीब लग रहा है। अगर मेरी फैमिली के पास इतने सारे जेड स्टोन्स होते तो मैं उन सभी को ज्वेलरी, एक्सेसरीज और ऑर्नामेंट्स में यूज करता, फिर उनकी वैल्यू करोड़ों में होती और मैं उन्हें बेचकर बहुत अमीर बन जाता। इस वक्त सिद्धार्थ के लोग रेहान के मैनर को देखकर जेलेसी में हंस रहे थे। इन सभी सेकंड रिच जनरेशन के लोगों को मन ही मन रेहान से बहुत जलन हो रही थी, और अगर रेहान के लेवल की बात की जाए तो उसके पास इतने ज्यादा पैसे थे कि वह खुद ही गिनते गिनते थक जाए।
वही यहाँ सिद्धार्थ के साथ जो उसके सबॉर्डिनेट थे, उनमें से कुछ का तो ऐसा मन कर रहा था कि वो रेहान के इन जेड्स को बेच दे और अमीर बन जाए। पर वहीं पास ही बैठा सिद्धार्थ इस वक्त अपने सबॉर्डिनेट्स की बातों पर जब ध्यान नहीं दे रहा था, और उसका ध्यान सिर्फ ड्रोन जो पिक्चर्स भेज रहा था उस पर ही था। पर वहीं पास ही बैठा सिद्धार्थ इस वक्त अपने सबॉर्डिनेट की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, और उसका ध्यान सिर्फ ड्रोन जो पिक्चर्स भेज रहा था उस पर था। तभी सिद्धार्थ ने अपने मन में ही खुशी से चिल्लाते हुए कहा, यस यस, यही वह ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन है जिसे मैं अब तक ढूंढ रहा था। इस वक्त सभी लोग यह देख पा रहे थे कि वह जेड स्टोन्स है। हालांकि स्क्रीन पर देखने पर इस बात का पता नहीं लग पा रहा था कि वह किस तरह का जड़ है, और यहां तक कि इस बात का पता सिद्धार्थ भी नहीं लगा पा रहा था। पर सिद्धार्थ का हिजू आने का एकमात्र रीजन ही ग्रीन माउंटेन जेड का पता लगाना था, और इसीलिए इन सभी इंफॉर्मेशन को कंबाइन करने के बाद सिद्धार्थ के लिए भी इस बारे में पता लगाना मुश्किल नहीं था। रेहान का पूरा मैनर ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन से ही बना हुआ था, और ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन की माइन भी किसी और के हाथों में नहीं थी। तो इसलिए सिद्धार्थ का पूरा शक रेहान पर ही जा रहा था कि हो ना हो वो टॉप ग्रीन माउंटेन जेड माइन रेहान के पास ही है। और कहीं ना कहीं इस बात की भी पूरी पॉसिबिलिटी थी कि वह ग्रीन माउंटेन जेड माइनस के सामने बने आइलैंड पर ही थी। इस वक्त सिद्धार्थ बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, और उसके चेहरे पर अलग ही एक्सप्रेशंस थे जिसे सभी आसानी से देख पा रहे थे। पर किसी को नहीं पता था कि आखिर सिद्धार्थ के मन में क्या चल रहा था। तभी सिद्धार्थ ने अपने सबॉर्डिनेट्स को डरते हुए कहा, अटैक, इस आइलैंड पर अटैक करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आइलैंड पर जो लोग हैं वह मरे या जिए, अब मुझे बस ये आइलैंड और ये मैना चाहिए। सिद्धार्थ को अचानक से ये कहते हुए देखकर उसके सबधन को कुछ समझ नहीं आया, और सिद्धार्थ के लोगों को यह भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उनका बॉस सिद्धार्थ इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों है। और ये मैनर बस जेड स्टोन से ही तो बना हुआ है, इसमें इतनी भी क्या बड़ी बात है। हाँ, माना ये मैना बहुत इंप्रेसिव है और बहुत ही खूबसूरत भी है, पर दूसरों से इतनी भी ज्यादा जलन नहीं रखनी चाहिए। राइट, सिद्धार्थ के सबधन ये सब इसलिए सोच रहे थे क्योंकि उन्हें जेड स्टोन का तो पता था, बट उन ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन के बारे में नहीं पता था। और यहाँ आने से पहले सिद्धार्थ ने अपने सबॉर्डिनेट्स को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। सिद्धार्थ ने हिजू आने से पहले अपने लोगों से सिर्फ इतना ही कहा था कि उसे हिजू में कुछ बहुत जरूरी काम करना है। ऑन ऑफ कोर्स सिद्धार्थ इस बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहता था, यहाँ तक कि अपने सबॉर्डिनेट्स को भी। सिद्धार्थ और उसकी फैमिली इस ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन का पूरा फायदा सिर्फ अकेले लेना चाहती थी, और इतनी मशक्कत के बाद फाइनली सिद्धार्थ को इस ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन के बारे में पता लग ही गया था। तो आखिर सिद्धार्थ ये सब जानकर भी एक्साइटेड कैसे नहीं होता। बेस्ट जेड होने की वजह से ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, और ग्रीन माउंटेन जेड माइन से सिद्धार्थ शुक्ल की फैमिली एक अलग ही लेवल पर पहुंच सकती थी, और साथ ही इनकी स्ट्रेंथ भी अब से कई गुना ज्यादा हो जाएगी। रेहान ने इस टॉप क्वालिटी जेड का यूज अपने मैनर को बनाने के लिए किया था, और जब रेहान ने इतना ज्यादा जेड यूज किया है तो फंसो, यहाँ पर इस टॉप क्वालिटी के ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन की बहुत बड़ी माइन होगी, और यहाँ पर जरूर ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन का प्रोडक्शन भी किया जाता होगा, जो किसी की भी इमेजिनेशन से बहुत दूर है। इतनी बड़ी टॉप ग्रीन माउंटेन जेड माइनस आइलैंड पर है, और रेहान ने इसका यूज सिर्फ एक मैनर बनाने के लिए किया। यह भगवान के दिए हुए गिफ्ट को पूरी तरह से वेस्ट करना है। सिद्धार्थ के आसपास का एटमॉस्फेयर इस वक्त जलसी से भरा हुआ था, और सिद्धार्थ का पजेसिव डिजायर भी बस एक्सप्लोड्स के मन में अब तक जो चल रहा था वह थॉट्स पूरी तरह से चेंज हो गए थे। और इस वक्त सिद्धार्थ सिर्फ रेहान को पकड़कर उसे तड़पाना ही नहीं चाहता था, बल्कि साथ ही इस हिम आइलैंड को भी पाना चाहता था। और सिर्फ हिम आइलैंड ही नहीं बल्कि रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड भी सिद्धार्थ को चाहिए था। सिद्धार्थ सोच रहा था कि अगर इस हिमाल पर टॉप क्लास ग्रीन माउंटेन जेड माइन है तो जरूर यहाँ पर ऐसी और भी जगह होंगी, और अगर रेहान के हिमाल को कंसीडर किया जाए तो अगर एक ग्रीन माउंटेन जेड माइन हिमा आइलैंड पर है तो 90% चांसेस इसके भी है कि रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर भी एक ग्रीन माउंटेन जेड माइन जरूर होगी। और यह भी हो सकता है कि रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर जो ग्रीन माउंटेन जेड माइन है वह हिमा आइलैंड पर बनी ग्रीन माउंटेन जेड माइन से भी ज्यादा बड़ी हो। और इन सब की वैल्यू इतनी ज्यादा थी कि जिसके बारे में सिद्धार्थ इमेजिन भी नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि इस माइन इतनी ज्यादा वेल्थ अर्न की जा सकती थी कि सिद्धार्थ की कई पीढ़ियां भी आराम से अपनी जिंदगी बिता सकती थी, और इसलिए सिद्धार्थ इतने कीमती जेब को मिट्टी में दबे दबे वेस्ट नहीं होने दे सकता था। इसलिए सिद्धार्थ इस माइन को जल्द से जल्द पाना चाहता था। और वैसे भी सिद्धार्थ के लिए इस ग्रीन माउंटेन जेड माइन का पता लगाना बहुत जरूरी था, और यह शुक्ला फैमिली का बहुत जरूरी प्लान था। और बहुराव चौधरी यह टॉप क्वालिटी ग्रीन माउंटेन जेड माइन अगर एक बार दिखाई दे गई या सिद्धार्थ ने उस माइन की रियल लोकेशन का पता लगा लिया तो सिद्धार्थ तो यह माइन खुद के अलावा और किसी की नहीं होने दे सकता था। और यहाँ तक कि इस माइन का यूज करके वह रेहान को धमकी भी दे सकता था। अगर सिद्धार्थ को यह जेड माइन मिल गई तो सिद्धार्थ की वैल्यू के साथ साथ उसकी इज्जत भी काफी बढ़ जाएगी। तभी सिद्धार्थ के सबॉर्डिनेट ने सिद्धार्थ की बात सुनने के बाद थोड़ा डाउट करते हुए सिद्धार्थ से कहा, बॉस, क्या हम उन पर हमला करने जा रहे हैं? तभी सिद्धार्थ ने बिना किसी डाउट के अपने सबॉर्डिनेट से कहा, हाँ, तुरंत उस तरफ मूव करो। अब मैं 1 सेकंड भी और इंतजार नहीं कर सकता।
सिद्धार्थ की बात सुनकर उस सबॉर्डिनेट ने थोड़ा टैट करते हुए सिद्धार्थ से कहा, पर बॉस, ड्रोन ने तो अभी अभी एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है और हमने तो अभी सिर्फ रेहान का मैन ही देखा है। हमें अभी भी इस बात का पता नहीं है कि वहां पर रेहान के पास अपने डिफेंस के लिए क्या क्या है और उसके साथ वहां कितने सारे लोग हैं। अपने सबॉर्डिनेट की बात सुनकर सिद्धार्थ ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, आखिर इस आइलैंड पर डिफेंस के लिए रेहान के पास क्या ही हो सकता है। और भूलो मत, हमारे पास भी यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा लोग हैं, तो हमें आखिर इतने से आइलैंड पर अटैक करने के लिए इतना ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है। तभी कि दूसरे सबॉर्डिनेट ने कहा, यस बॉस, बिल्कुल सही ही तो कह रहे हैं। हम सब बहुत ज्यादा स्ट्रैंग हैं और रेहान और उसके लोग हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और जब हम इतने सारे लोग जल्दबाजी में वहां जाएंगे तो कुछ लोग तो हमारे पांवों से ही कुचले जाएंगे और कुछ हमें देखकर ही डरकर भाग जाएंगे। जैसे ही दूसरे सबॉर्डिनेट ने यह बात सुनी, वह बहुत ही एरोजन हंसने लगा। हा हा हा, सिद्धार्थ ही नहीं, इस वक्त तक सभी सेकंड रिच जनरेशन के लोग रेहान से नफरत करने लगे थे। यह सभी सेकंड रिच जनरेशन के लोग थे और रेहान इन सबके साथ जो कुछ भी किया था उसके बदले यह लोग भी रेहान को टॉर्चर करना चाहते थे और तब तक करना चाहते थे जब तक कि रेहान उनसे दया की भीख ना मांग ले। वही सिद्धार्थ के कुछ लोगों को अभी भी इसी बात की टेंशन हो रही थी कि वह अभिनव रेहान पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं थे और यह लोग अभी भी अपने बॉस सिद्धार्थ की तरफ ही देखे जा रहे थे। पर वही ये लोग अपने बॉस और बाकी के लोगों का कॉन्फिडेंस देखकर थोड़ा अंकज भी हो रहे थे और इन लोगों को भी अब यही लगने लगा था कि जब सब लोग रेहान पर अटैक करने के लिए मान ही गए हैं तो जरूर वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सब कुछ आराम से हो जाएगा। इस वक्त इन लोगों के साथ शुक्ला फैमिली के 8,000 टॉप लीड्स थे और साथ ही 2,000 लोग बाकी रिच लोगों के सबॉर्डिनेट्स थे जो उनके साथ साउथ क्लाउड से यहाँ आए थे और ये लोग सेकंड रिच जनरेशन से थे। हालांकि ये 2,000 लोग दिखने में उतने हट्टे कट्टे नहीं लग रहे थे, पर इन लोगों की स्ट्रेंथ भी कम नहीं थी और जब 10,000 लोग एक साथ उस छोटे से हिमालयन पर अटैक करेंगे तो वहां ऐसा कुछ नहीं जो इन्हें हरा सके। और वही दिन में रेहान के से 6,000 टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स तो अभी भी आइलैंड को गार्ड करने में बिजी थे और इस वक्त इस हिमा आइलैंड पर कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं थे और सिद्धार्थ इन लोगों को 1 मिनट में घुटनों पर ला सकता था। अब सिद्धार्थ इससे ज्यादा और वेट नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ से इस वक्त इस बात का वेट नहीं हो रहा था कि वह इस आइलैंड को अपनी टेरिटरी बनाएगा। तभी सिद्धार्थ ने पास में ही टेबल पर रखे वॉकी अंडरस्कोर टॉकी के पास जाकर उसमें चिल्लाते हुए कहा, सभी लोग सामने बने, इस आइलैंड पर लैंड करना शुरू करो। जैसे ही सिद्धार्थ ने यह बात कही तो सभी लोगों तक उसकी बात पहुंच चुकी थी, पर तब भी वो 100,000 लोग नावों में दुबक कर बैठ गए। इतनी कम जगह में बैठने की वजह से इन लोगों को घुटन होने लगी थी। इस बात को मेंशन करने की तो जरूरत नहीं है कि रात को सी साइड पर ठंडी लहरें और हवाएं चलती हैं और जैसे जैसे नाव आगे की तरफ जाती है वैसे वैसे ठंडी हवाएं बॉडी को हिट करती हैं। इसलिए जब तक ये लोग अपने सामने बने हिमालयन तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये लोग इस तरह अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जिन लोगों को इस तरह से शिप पर सफर करने की आदत थी वह अभी भी बिल्कुल ठीक थे और जिन लोगों को शिप में सफर करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी या जिन्होंने आज तक शिप पर सफर नहीं किया था वह लोग इस वजह से कांपने लगे थे और कुछ तो यहाँ से पहले ही निकल के जा चुके थे। डेक का एरिया लिमिटेड था, इसलिए सबका एक साथ डेक पर रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल था और 10,000 से ज्यादा लोग इस वक्त सिर्फ सील्ड कैब में रह करके ही इंतजार कर सकते थे और वही रहकर अपने बॉस के ऑर्डर का वेट कर रहे थे। पर एंड में सिद्धार्थ की तरफ से कोई भी ऑर्डर मिलने से पहले ही इनमें से एक सबॉर्डिनेट वोमिट करने लगा। वो इस वजह से पूरे केबिन में बहुत ज्यादा स्मेल हो गई जिसे बाकी के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और फॉर्चुनेटली तभी इन लोगों के लिए सिद्धार्थ का भी ऑर्डर आ गया। और जब इन लोगों ने सिद्धार्थ का ऑर्डर सुना और यह शिप आइलैंड पर बोर्ड करने को हुई तब जाकर इन लोगों को कहीं चैन की सांस मिली और यह लोग एक साथ खुशी से चहक उठे। जिन लोगों को इन सबॉर्डिनेट के बारे में नहीं पता था, लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर यह लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे थे। वही सिद्धार्थ ने जब दूर से अपने लोगों को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखा तो उसे भी थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ। सिद्धार्थ अपने मन में ही सोच रहा था कि जैसे उसने अपने लोगों के बारे में एक्सपेक्ट किया था ये लोग बिल्कुल वैसे ही थे और उनका मोराल ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जिसका कंपैरिजन उनकी मोबिलिटी से किया जा सकता था। तभी सिद्धार्थ ने तेज आवाज में अपने सबधन से कहा, सभी शिप्स को अभी के अभी रोक दो और वही मेरे आने का इंतजार करो और मैं तुम लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस आइलैंड पर जो कुछ भी है वह सब कुछ मेरा है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां लोग हैं या फिर कोई दूसरा आइटम। अपने बॉस की बात सुनकर उसके सभी सबॉर्डिनेट्स ने एक साथ कहा, यस बॉस। इस वक्त सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा परवाह इस आइलैंड की वैल्यू की थी। वही दूसरी तरफ सिद्धार्थ के लोग अभी भी स्क्रीन की तरफ ही देख रहे थे और लार टपका रहे थे। जब से ड्रोन ने हिमालयन की इमेजेस ट्रांसफर की थी तब से इन लोगों ने यह देख लिया था कि इस वक्त आइलैंड पर एक बैकवर्ड पार्टी रखी जा रही थी और इसलिए उन लोगों को लजीज खाने की बहुत ही स्वादिष्ट स्मेल आने लग गई थी।
जब से ड्रोन ने हिमालयन की इमेजेस ट्रांसफर की थी तब से इन लोगों ने यह देख लिया था कि इस वक्त आइलैंड पर एक बैंक्वेट पार्टी रखी जा रही थी और इसलिए उन लोगों को लजीज खाने की बहुत ही स्वादिष्ट स्मेल आने लग गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वक्त सिद्धार्थ के सभी सावधान की नज़र उन खूबसूरत लड़कियों पर भी थी जिनका यह लोग सुबह पीछा कर रहे थे और जिनके लिए इन लोगों ने पूरा का पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया था। यह लड़कियां इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थीं क्योंकि इन सब ने बहुत छोटी छोटी ड्रेस पहन रखी थी और रेहान के मैनर पर बने पूल में इस वक्त वो लड़कियां किसी मोहम्मद से कम नहीं लग रही थी। इस तरह का सीन देखने के बाद सेकंड रिच जनरेशन के यह लोग अब बेचैन हो गए थे और जल्द से जल्द अपने सामने बने हिम आइलैंड पर पहुंच जाना चाहते थे। तभी उन सबॉर्डिनेट्स ने आपस में बात करना शुरू कर दिया। बहुत सही कह रहे हैं, हम लोगों को अब और वेट नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द आइलैंड पर पहुंच जाना चाहिए। मैं भी जल्दी से आइलैंड पर जाना चाहता हूं और वहां जाकर उन खूबसूरत लड़कियों से बातें करना चाहता हूं। ही ये सच में बहुत ही कमाल का सीन था और ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सीन था। इसलिए बॉस, आप प्लीज इन गार्ड्स को कह दीजिए कि वो वहां पर जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं उनको हट ना करें। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है, रिवेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर साथ ही उन खूबसूरत लड़कियों से बात करना और उनके साथ फन करना भी तो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। यह सेकंड रिच जनरेशन के लोग बिल्कुल सिद्धार्थ की तरह ही थे, पर इस वक्त ये लोग आइलैंड को पाने के लिए यह सब नहीं कर रहे थे, बल्कि वहां जो खूबसूरत लड़कियां थी उन्हें देखकर ऐसा कर रहे थे। और यह लोग अब जल्द से जल्द आइलैंड पर पहुंचकर मस्ती करना चाहते थे। यह लोग बस सिद्धार्थ के सबॉर्डिनेट्स ही थे और इससे ज्यादा सिद्धार्थ को भी इनसे कोई खास लगाव नहीं था। आइलैंड पर जाकर यह भी हो सकता था कि इनमें से कोई सबॉर्डिनेट वहां किसी लड़की को पटाने में कामयाब हो जाए, पर सिद्धार्थ के लिए सबसे अच्छी बात यही थी कि इसके सभी लोगों का ध्यान वहां जाने के बाद सिर्फ उन खूबसूरत लड़कियों की तरफ ही होगा और इससे सिद्धार्थ को भी अपना काम करने में आसानी हो जाएगी। सिद्धार्थ को इस वक्त यही लग रहा था कि वह सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और अगर एक बार उसने इस टॉप क्वालिटी के ग्रीन माउंटेन जेड माइन को हासिल कर लिया तो उसके पास इतनी वेल्थ और स्टेटस आ जाएगा कि वह 7 जन्म में भी खत्म नहीं होगी और वह सबसे ज्यादा रिच हो जाएगा। हाँ, अभी तो बस वह इन सब के बारे में सोच ही रहा था और लम्हे अभी तक उस माइन तक नहीं पहुंच पाया था, पर बहुत जल्दी ही वह वहां भी पहुंच जाएगा और इसके साथ ही उसे उस आइलैंड पर बहुत ही खूबसूरत लड़कियों के भी दर्शन होंगे जिनके साथ वह बहुत सारा फन करने वाला था और यही सब सोचकर वह इस वक्त बेचैन हुए जा रहा था। तभी सिद्धार्थ ने अपने आदमियों से कहा, वहां जाकर भूल से भी कुछ ऐसा वैसा करने के बारे में सोचना भी मत, और मैंने तुम सबको रूल्स पहले ही बता दिए हैं। तुम वहां की किसी भी चीज को नहीं ले सकते हो, उन पर सिर्फ मेरा राइट होगा। हाँ, मुझे तुम लोगों को ऑर्डिनरी गुड्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बाकी जितनी भी बेस्ट चीजें हैं वह सब मेरी हैं। सिद्धार्थ की बात सुनकर उसके एक सबऑर्डिनेट ने उससे कहा, बिल्कुल बॉस, इसमें तो शक की कोई बात ही नहीं है। सबसे बेस्ट चीज तो आप ही डिजर्व करते हैं और आप टेंशन मत लीजिए बॉस, जो भी बेस्ट चीज होगी उसे हम लोग छुएंगे भी नहीं। और वहां पर जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं उनमें भी सबसे बेस्ट आप ही डिजर्व करते हैं। जैसे ही सिद्धार्थ ने अपने इस सबऑर्डिनेट की बात सुनी तब जाकर वह थोड़ा कंफर्टेबल हुआ। तभी उसने सहमत होते हुए और अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उससे कहा, यस, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। चलो अब जल्दी से वहां जाने की तैयारी करते हैं। और जैसे ही सिद्धार्थ ने अपने लोगों को ये ऑर्डर दिया तो ऑर्डर मिलते ही सभी शिप्स हिमालयन की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। पर इस वक्त ये लोग अंधेरे में भागते हुए जानवर से ज्यादा और कुछ नहीं लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त रेहान हिमालयन पर बने अपने मैना में अपने सभी एम्प्लॉयज और बाकी के गेस्ट के साथ बैंक्वेट पार्टी एंजॉय कर रहा था। और इस वक्त रेहान को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि सिद्धार्थ और उसके लोग अपने गंदे इंटेंशंस के साथ उसके आइलैंड पर आ रहे हुए हैं। इस जगह का ऑनर और इन सभी एम्प्लॉयज का बॉस होने की वजह से रेहान इस बैंक्वेट का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन था। स्टमून एंटरटेनमेंट में काम करने वाली सभी गर्ल एम्प्लॉयज बहुत ही खूबसूरत थी और इसलिए इस वक्त रेहान का यह मैनर इन खूबसूरत लड़कियों से भरा पड़ा था। और ये गर्ल एम्प्लॉयज भी कैसे भी करके अपने बॉस रेहान मित्तल को अट्रैक्ट करना चाहती थी, इसलिए इन सभी गर्ल एम्प्लॉयज ने इसी इरादे से थोड़े छोटे और बहुत अच्छे दिखने वाले कपड़े पहन रखे थे। यहाँ तक कि कुछ लड़कियां तो पूल में भी जाकर डांस कर रही थीं, जिसे देखने के बाद वहां खड़े सभी मेल एम्प्लॉयज का दिल उनकी तरफ ही खींचा चला जा रहा था। यह लड़कियां इस वक्त किसी नशे से कम नहीं थीं, जिनका नशा यहाँ खड़े सभी मेल एम्प्लॉयज पर हो रहा था। यहाँ पर इन गर्ल एम्प्लॉयज के साथ ब्यूटीफुल सिया, अवनी, रिधिमा, राधिका, साशा, रीना, कियारा भी थी। यहाँ पर जितनी भी लड़कियां थी वह सभी रेहान को खुश करने की कोशिश में लगी हुई थीं ताकि रेहान उन लड़कियों की तरफ ध्यान दे। यहाँ का ऐसा सीन इस वक्त बिल्कुल राजा महाराजा के टाइम पर जो हरम होता था उसकी याद दिला रहा था, जिसमें बहुत सारी लड़कियां राजा को अपनी खूबसूरती की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही थीं, या ऐसा भी कहा जा सकता था कि स्टार्स ने चांद को चारों ओर से लिया था। अपने सामने यह सब देखकर बाकी के मेल एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि इन खूबसूरत लड़कियों की नजर अभी भी सिर्फ रेहान पर ही टिकी हुई थी और रेहान के अलावा यह लड़कियां किसी और लड़के की तरफ देख भी नहीं रही थी। वहीं इस वक्त अर्थ और अथर्व, जिनको इन सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था,
वह चुपचाप बस एक कोन में बैठे थे। यह दोनों खड़े खड़े थक गए थे, इसलिए नीचे बैठ गए। पर बैठे बैठे भी रेहान को इस बात के लिए कोस रहे थे कि उनका यहाँ कोई भी दोस्त नहीं था और रेहान भी इस वक्त बाकी के लोगों के साथ बिजी था। अर्थ और अथर्व अपने मन में यही सोच रहे थे कि सब लोग बस खाने पीने और नाचने गाने में ही बिजी हैं और इसके अलावा किसी को किसी और बात से कोई मतलब नहीं है। पर तभी थोड़ी ही देर बाद में अर्थ और अथर्व की नजर कॉर्नर से आती हुई परछाई पर पड़ी जो उनकी ही तरफ बढ़ रही थी। तभी अर्थ ने क्यूरियस होते हुए कहा, हे क्या ये अमन है? पर ये अब यहाँ क्यों आ रहे हैं? तभी अमन ने डिसपे हुए और उसे पानी में फेंकते हुए और थोड़ा नाखुश होते हुए उनसे कहा, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, इसलिए मैं तुम लोगों को ढूंढते हुए यहाँ आ गया ताकि हम एक दूसरे को कंफर्ट दे सके। अमन की बात सुनकर अर्थ और अथर्व ने एक साथ अमन से कहा, साय शायद हम लोग एक दूसरे से डीप कनेक्टेड हैं। इस वक्त अर्थ और अथर्व दोनों ही अमन की फीलिंग लिस्ट पीछे से आया था, पर अमन के पर्पस हमेशा से ही शरीफों वाले कभी नहीं थे। अमन पहले ही इतना रिस्क लेकर यहाँ आया था, पर अभी भी बस वह यहाँ बात के अलावा और कुछ नहीं कर रहा था। अमन जितना शरीफ दिखता था उतना था नहीं। अमन को यह बात अच्छी इससे पता थी कि रेहान की स्टमून एंटरटेनमेंट कंपनी में बहुत सारी फीमेल एम्प्लॉयज हैं जो दिखने में भी बहुत खूबसूरत और इनोसेंट है। यहाँ तक कि यह फीमेल एम्प्लॉयज अमन की सोसाइटी में रहने वाली लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर थी और इसीलिए अमन आज इसी इरादे के साथ यहाँ आया था। पर किसने सोचा था कि यहाँ आने के बाद ये लड़कियां उसकी तरफ देखेंगी भी नहीं। उससे इंप्रेस होने की तो बहुत दूर की बात थी। इन सब लड़कियों की आंखों में इस वक्त सिर्फ रेहान ही था और ये सभी लड़कियां इस वक्त सिर्फ रेहान की अटेंशन पाने के लिए तरस रही थीं। और ये देखकर अमन थोड़ा डिसपॉइंट हो गया और अर्थ और अथर्व के पास आकर एक कोने में बैठ गया और इस वक्त अमन ग्राउंड पर बैठा बैठा स्कल्स बना रहा था। तभी अचानक से अमन ने थोड़ा दुखी होते हुए और रोते हुए अर्थ और अथर्व से कहा, मैं आज के बाद कभी भी रेहान की बैंकेट पार्टी में नहीं आऊंगा। अमन की बात सुनकर अर्थ ने भी सहमत होते हुए उससे कहा, यस तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और ये सच में बहुत ज्यादा अनोइंग है। हम भी रेहान की ऐसी पार्टी में कभी नहीं आएंगे और अब तो आएंगे भी तो बस यहाँ पर हमारे ग्रैंडसन्स ही आएंगे। तभी अथर्व ने कहा, यह सच में बहुत ज्यादा ट्रैजिक है और ऐसे तो हम लोग हमेशा सिंगल ही रह जाएंगे क्योंकि सभी लड़कियां रेहान को ही अटेंशन देती हैं। मैं अब अपनी और अनस बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ अब और नहीं रोक सकता। इस वक्त अथर्व की नजर सिर्फ रेहान पर ही टिकी हुई थी जिसके साथ डांस और मस्ती करने के लिए सभी लड़कियां मरे जा रही थीं और यह देखकर अथर्व को मन ही मन बहुत दुख होने लगा। इस वक्त अथर्व को रेहान की किस्मत से जलन हो रही थी कि आखिर सभी लड़कियां सिर्फ रेहान के पीछे ही पड़ी रहती हैं और उसे भाव क्यों नहीं देती। अथर्व भी उन खूबसूरत लड़कियों के साथ डांस और फन करना चाहता था। अथर्व भी यह फील करना चाहता था कि इन खूबसूरत लड़कियों के करीब आकर कैसा फील होता है, पर अनफॉर्चुनेटली अथर्व और बाकी लोग इस बारे में सिर्फ सपने ही देख सकते थे क्योंकि अभी तो ऐसा दूर दूर तक होता नहीं दिख रहा था। रेहान जो इस वक्त उन खूबसूरत लड़कियों के साथ डांस और मस्ती कर रहा था और एक एम्परर वाले ट्रीटमेंट ले रहा था, उसने जैसे ही मैगी को अपनी तरफ सीरियस होकर आते हुए देखा तो उसने थोड़ा डाउट करते हुए उससे कहा, क्या हुआ, क्या मैटर है? रेहान की बात सुनकर मैगी ने अपनी आंखों को बाहर निकलते हुए उससे कहा, बॉस यहाँ पर ऊपर की तरफ कुछ ड्रोन उड़ रहे हैं जो हमारी हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे हैं और पानी की तरफ कुछ अननोन शिप्स भी दिख रही हैं जो बहुत तेजी से इसी तरफ आ रही है। जैसे ही रेहान ने मैगी की बात सुनी तो वह दंग रह गया और तभी उसने आगे मैगी से कहा, व्हाट, किसमें इतनी हिम्मत आ गई? इतना कहने के बाद रेहान कुछ देर के लिए रुका और सोचने लगा कि आज पूरे दिन उसके साथ क्या क्या हुआ था। पर तभी रेहान ने मैगी से कहा, क्या यह वही सेकंड जनरेशन के लोग हैं जो मुझसे पिटने के बाद भी हार नहीं माने और वापस यहाँ चले आए? हालांकि इस वक्त है माइलन की सिक्योरिटी इतनी भी ज्यादा वीक नहीं थी जितनी कि वह दिख रही थी क्योंकि यह एक ऐसी जगह थी जहां पर रेहान काफी टाइम से रह रहा था और इसके अलावा टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स का बेस कैंप भी रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर ही था जो यहां से ज्यादा दूरी पर नहीं था। इसलिए इस वक्त हिमा आइलैंड की सिक्योरिटी बाहर से देखने पर थोड़ी कम ही लग रही थी, पर अंदर से यह जगह पूरी तरह से सिक्योर्ड थी हिमालयन पर। इस वक्त बहुत सारे गार्ड थे, इनफैक्ट यहाँ की डिफेंसिव फैसिलिटी भी एकदम परफेक्ट और टाइट थी। एंड ये बेसिकली इसीलिए था क्योंकि ये रेहान का रेजिडेंस था। नॉर्मली ना यहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को नहीं रखता था क्योंकि उनका यहाँ पर ज्यादा काम नहीं होता था और कार्तिक को ऐसा लगता था कि अगर यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स हुए तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। हालांकि इन सब के बावजूद रेहान के इस आइलैंड पर और यहाँ तक कि पानी में भी बहुत सारे डिफेंसिव इक्विपमेंट्स थे और पानी की गहराई में तो हर तरह के हाईटेक डिटेक्शन इक्विपमेंट थे और अगर कोई भूल से भी पानी की उस रेंज तक चला जाता तो टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स जो यहाँ से ज्यादा दूरी पर नहीं होते थे उन्हें इन सब के बारे में पता लग जाता था और वो तुरंत कोई एक्शन ले लेते थे। पानी की गहराई में हर तरह के हाईटेक डिटेक्शन इक्विपमेंट्स थे और अगर कोई भूल से भी पानी की उस रेंज तक चला जाता था तो टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स जो यहाँ से ज्यादा दूरी पर नहीं होते थे उन्हें इन सब के बारे में पता लग जाता था और वह तुरंत कोई एक्शन ले लेते थे।
हालांकि ज्यादातर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर ही रहते थे, पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि हिम आइलैंड पर गार्ड्स रहते ही नहीं थे। यूजुअली आइलैंड के आउटर पेरीमीटर में 1 या 2 स्क्वाड गार्डिंग भी होती थी। हिमाल के को एरिया पर ही रेहान का मैना था, जहां पर रेहान की स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसिव फोर्स होती थी, और वहीं पर मैकेनिकल बायोनिक ह्यूमन को रिप्रेजेंट करते हुए मोना प्रोटेक्शन देती थी। मोना एक फर्स्ट बायोनिक ह्यूमन एक्सपीरियंस मशीन थी जो एकदम सक्सेसफुली क्रिएट की गई थी, और इसके लिए रेहान ने रजत की रिसर्च लैब के लिए बहुत सारे रुपए खर्च किए थे। और ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइन का रिसर्च और डेवलपमेंट करंटली डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज में है। हालांकि रजत और बाकी लोगों का अटेंशन भी प्रोडक्शन लाइन के डेवलपमेंट की तरफ था, और अब जब बायोनिक ह्यूमन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मैच्योर हो गई है तो रेहान सिर्फ उस एक से सेटिस्फाई नहीं है। इसलिए उसने रजत और बाकी लोगों से मुन्ना जैसे ही और बायोक रोबोट्स रिसर्च रूम में बनाने के लिए कह दिए थे। और बायोनिक ह्यूमंस के अलावा रेहान ने यहाँ बायोनिक डॉग्स भी प्रोड्यूस करवाए थे, जिसमें और भी ज्यादा कॉम्बैट पावर थी। और मोना से पहले 3 बायोनिक डॉग्स भी देखे गए थे, पर अभी रेहान के मैनर की गार्डिंग पावर 3 बायोनिक डॉग्स से बढ़कर 10 बायोनिक डॉग्स तक पहुंच गई है, और एक बायोनिक ह्यूमन से बढ़कर 3 बायोनिक ह्यूमंस हो गई है। इस तरह ये अब कुल मिलाकर 13 बायोनिक रोबोट्स हो गए थे। भले ही ये दिखने में बहुत ज्यादा नहीं लग रहे हो, पर बायोक मशीन की कॉम्बैट स्ट्रेंथ कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट नहीं की जा सकती थी, क्योंकि जब इनमें से एक ह्यूमन रोबोट मोना कार्तिक के साथ जापान गई थी तो उसने कोको को बचाने के साथ साथ रोहन कपूर के हजारों गड्स को भी धूल चटा दी थी और उन्हें घुटनों पर ला दिया था, और साथ ही अपनी हार मानने को मजबूर कर दिया था। यह बात तो अब रेहान भी एक्सेप्ट करने लग गया था कि अगर मोना वहां जापान में इनके साथ नहीं होती तो रेहान और उसके लोग वहां से बचकर सही सलामत वापस इंडिया नहीं आ पाते। और यह कहा जा सकता है कि बायोनिक रॉबर्ट्स के सामने पुराने जमाने के लाइट वेपन्स किसी काम के नहीं हैं, और वह इतनी आसानी से बायोनिक रोबोट्स के डिफेंस को नहीं तोड़ पाएंगे। और अगर स्ट्रेंथ स्पीड एजिलियन बायोनिक रोबोट्स में इतनी पावर थी कि यह ऑर्डिनरी ह्यूमन को भी कुचल सकते थे, और अगर इस बारे में भी बात की जाए कि वह कोई वीक ऑर्डिनरी ह्यूमन है या फिर कोई बहुत ताकतवर एक्सपर्ट, तो इन बायोनिक रोबोट्स के लिए वो किसी ट्रैश से ज्यादा और कुछ नहीं है जिसको ये 2 सेकंड्स में ईयर कर सकते हैं। अगर इन 13 बायोनिक रोबोट्स पर विश्वास किया जाए तो रेहान का मैनर इस वक्त पूरी तरह से किया था, और उन्हें सिद्धार्थ के लोगों से कोई खतरा नहीं था। इस वक्त तक सिद्धार्थ और उसके लोगों की शिप भले ही सी एरिया से होते हुए रेहान के हिमालयन की तरफ आ रही थी, पर वह अभी तक आइलैंड के अलर्ट एरिया में एंटर नहीं हुई थी। हालांकि जैसे ही यह लोग हिम आइलैंड पर आने की जल्दबाजी करने लगे तो वहां लगे सभी डिटेक्शन इक्विपमेंट ने तुरंत इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट कर दिया, और वही दूसरी तरफ सिद्धार्थ ने, जो ड्रोन रेहान के हिमालयन पर वहां की इंफॉर्मेशन लाने के लिए भी था, वो भी वहां के एंटी सिक्योरिटी इक्विपमेंट की नजरों में आ गया था, और इस वजह से वहां पर अलार्म बजने लगा था। मैगी, जो इस वक्त ड्यूटी पर थी, उसने अपने आसपास उड़ने वाले ड्रोन देख लिए थे, इसलिए उसने गार्ड्स को जैमस यूज नहीं करने दिया, क्योंकि मैगी अपने दुश्मनों को अलग नहीं करना चाहती थी, और मैगी इस बात का पता लगाना चाहती थी कि आखिर किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि वह रेहान की टेरिटरी में घुसने की सोच रहा था। वही सिद्धार्थ और उसके लोगों को अब तक यही लग रहा था कि उसके दुश्मनों को अब तक उनके ड्रोन के बारे में पता नहीं लग पाया है, और ना ही उनके पास कोई फेंस है। इसलिए इस बात का पता लगते ही मैगी ने तुरंत रेहान को ढूंढा और यहाँ की करंट सिचुएशन के बारे में उसे रिपोर्ट किया। इस वक्त मैगी वही खड़ी रेहान के डिसीजन का वेट कर रही थी। जैसे ही रेहान को इस बारे में पता चला तो रेहान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। रेहान ने एंजॉयमेंट के लिए इतनी बड़ी बैंक्वेट पार्टी रखी थी जहां पर आज एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां आई थी, और रेहान भी वहां काफी एंजॉय कर रहा था, पर सिद्धार्थ और उसके लोगों ने आकर उसका सारा मजा किरकिरा कर दिया था। तभी रेहान ने मैगी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये वही सेकंड रिच जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने दिन में हमारे लोगों को परेशान किया था और अब फिर यहाँ परेशान करने आ गए हैं। इसलिए तुम जल्द से जल्द डिफेंस अरेंज करो, पर उन लोगों को यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए मत आने देना। रेहान की बात सुनकर मैगी ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उसे कहा, डोंट वरी बॉस, टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ जल्द ही पहुंचते होंगे, और आइलैंड पर इस वक्त जितने भी गार्ड्स हैं वो डेफिनेटली इन लोगों को अंदर नहीं आने देंगे, और ना ही आपका मूड खराब होने देंगे। मैगी की बात सुनकर रेहान ने संतुष्ट होते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया और मैगी से कहा, हाँ, और यही बेस्ट होगा कि उनसे आउटर रीजन में ही डील कर ली जाए, और अगर पॉसिबल हो तो यहाँ से एक सिंगल पर्सन भी बच के नहीं जाना चाहिए। रेहान की बात सुनकर मैगी ने उससे कहा, यस बॉस, ऐसा ही होगा, हमारे गार्ड्स अपना बेस्ट देंगे। और इतना कहकर मैगी वहां से चली गई। वही रेहान भी अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आ गई। पहले रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के डेवलपमेंट में बहुत सारा लेबर यूज किया गया था, जिसके लिए रेहान को काफी पे करना पड़ा था। और अब जब ये रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड बहुत बड़ा हो गया था, जिसमें बहुत सारे लेबर की जरूरत पड़ने वाली थी, एंड रेहान चाहता तो इसके लिए सिद्धार्थ और उसके लोगों को फ्री लेबर की तरह यूज कर सकता था। सिद्धार्थ और उसके लोग यहाँ आकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे थे, और यह लोग रेहान के डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए पर्याप्त थे। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ जल्द से जल्द हिमालयन पर पहुंचना चाहता था,
सिद्धार्थ शिप पर बनी रेलिंग का सहारा लेकर खड़ा हो गया और इस वक्त उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी हाल में उस ग्रीन माउंटेन जेड माइन को पाकर रहेगा और साथ ही रेहान से भी बदला लेगा। सिद्धार्थ बिना वजह यही सब सोच सोच कर अपने मन में ही खुश हुए जा रहा था और उसके दिल में अभी एक अलग ही तरह की फीलिंग आ रही थी। इन सब थॉट्स के साथ कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को इस तरह की फीलिंग इसलिए भी आ रही थी क्योंकि इस वक्त समुद्र में होने की वजह से उसे चारों तरफ से ठंडी हवा लग रही थी और इस वजह से उसे ठंड लगने लगी थी। इस वक्त सिद्धार्थ अपने मन ही मन यही सोच रहा था कि उसे कुछ और कपड़े पहनकर यहाँ आना चाहिए था ताकि उसे कम से कम ठंड तो नहीं लगती, पर अब वह बाद में ही कुछ और कपड़े पहन पाएगा ताकि उसे ठंड ना लग जाए, क्योंकि पानी में गिरने की वजह से ऑलरेडी सिद्धार्थ को थोड़ी बहुत ठंड लग गई थी। आज जो कुछ भी सिद्धार्थ के साथ हुआ उसकी वजह से अपने लोगों के सामने सिद्धार्थ की ग्लोरियस इमेज पर भी असर पड़ा था, जिसे वह आज रेहान से बदला लेकर वापस अर्न करना चाहता था। जैसे ही सिद्धार्थ की सभी शिप्स आइलैंड के किनारे पर पहुंची तो इन लोगों ने ओरिजिनली सोचा था कि यहाँ बहुत सारे गाज आसपास में नजर रख रहे होंगे, इसलिए इन लोगों ने किसी भी तरह का कोई अलार्म यूज नहीं किया। पर सिद्धार्थ ने यह कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह जगह इतनी ज्यादा शांत होगी और यहाँ पर एक भी इंसान नहीं होगा। हालांकि सिद्धार्थ ने जितना एक्सपेक्ट किया था यह सिचुएशन उससे भी ज्यादा बेटर थी, इसलिए सिद्धार्थ के सभी लोग शिप से नीचे आ गए और छिप हुए जल्दी से आइलैंड की तरफ जाने लगे ताकि ये लोग वहां खड़े किसी भी गार्ड की नजर में ना आ सके। पर यहाँ कुछ ज्यादा ही शांति थी और इसलिए कहीं ना कहीं इन लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी सिद्धार्थ ने अपने सामने की तरफ बने साइलेंट पोर्ट की तरफ देखा, जिसे देखने के बाद सिद्धार्थ के एक्सप्रेशंस थोड़े पजल्ड हो गए थे। सिद्धार्थ इस वक्त थोड़ा नर्वस लग रहा था। तभी सिद्धार्थ के एक सबॉर्डिनेट ने उससे कहा, बॉस, हमारे आदमी धीरे धीरे शिप से बाहर जा रहे हैं, कुछ लेते हैं, क्या हम भी इनके साथ चले या हमें यहीं रहकर थोड़ी देर और वेट करना चाहिए? अपने सबॉर्डिनेट की बात सुनकर सिद्धार्थ ने थोड़ा हेसिटेशन करते हुए उससे कहा, वेट, तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा अजीब है? अपने बॉस की बात सुनकर इस सबॉर्डिनेट ने कहा, पर बॉस, इसमें अजीब क्या है? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। तभी सिद्धार्थ ने अपने सबॉर्डिनेट से कहा, चाहे जो हो, पर यह बात बिल्कुल सच है कि ये रेहान हेज में बहुत पावरफुल है। फिर तुम्हें नहीं लगता कि इस आइलैंड पर उसके डिफेंस के लिए बहुत कम लोग हैं? सिद्धार्थ की बात सुनकर इस सबॉर्डिनेट ने उससे कहा, ओ बॉस, तो आप ये सब सोचकर इतना वरीद है, पर बॉस, यहाँ पर खड़े रहकर गैस करना थोड़ा मुश्किल है। अपने सबॉर्डिनेट की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उससे कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी इस सबॉर्डिनेट ने सिद्धार्थ से स्माइल करते हुए कहा, यह शायद मैन में इस वक्त बैंक्वेट पार्टी चलने की वजह से है और फिर यहाँ पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां भी तो हैं और इसीलिए गाज का भी इस वक्त काम करने का मूड नहीं होगा। तभी एक और सबॉर्डिनेट ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे भी यही लगता है बॉस, और जब इन गार्ड्स को इस बात का पता चलेगा कि हम लोगों ने उसके बॉस को चारों ओर से घेर लिया है तो वह लोग घबरा जाएंगे और घबराकर यहां से भाग जाएंगे। तभी उस पहले वाले सबॉर्डिनेट ने कहा, हाँ, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। तभी सिद्धार्थ के एक और सबॉर्डिनेट ने पीछे से कहा, इस वक्त तो मैनर में भी बहुत सारी यंग और प्रेटी लड़कियां होंगी, आखिर रेहान उन सबके साथ अकेले ही मस्ती कैसे कर सकता है? इसलिए हाँ, जो गार्ड सिक्योरिटी के लिए पहरा दे रहे थे वह भी उनके साथ मस्ती करने चले गए हैं और किसे पता, हम लोगों को भी उन लड़कियों के साथ मस्ती करने का मौका मिल जाए। हाँ, इस वक्त सभी सेकंड रेट जनरेशन के लोग तेज तेज हंस रहे थे और इन्हें देखकर सिद्धार्थ भी अपने आप को रोक नहीं पाया और हंसने लगा। और अपने सबॉर्डिनेट की बात सुनकर इस वक्त तक सिद्धार्थ के दिल में जो कुछ भी डाउट थे वह सब भी खत्म हो चुके थे। सिद्धार्थ ने अपने मन में सोचा कि उसके लोग उससे जो कुछ भी कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है। हालांकि जितनी बड़ी फैमिली होती है उसमें सबसे ज्यादा सुपीरियर होता है और उसके साथ काम करने वाले लोग भी एक अच्छी लाइफ स्पेंड करते हैं और सीक्रेट कुछ मेल एम्प्लॉयज और गार्ड्स बड़ी फैमिली में काम करने वाली फीमेल एम्प्लॉय से प्राइवेटली ही डील कर लेते हैं। और इस बात को भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि इस आइलैंड पर मेलैंड से दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी था और यहाँ तक कि यहाँ पर किसी की परछाई भी नहीं देखी जा सकती थी। इसलिए इन गार्ड्स के लिए भी यहाँ पर अकेले रहना बहुत ज्यादा मुश्किल था और वह यहाँ रहकर अपनी नीड्स पूरी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्हें भी किसी ना किसी लड़की को यहाँ ढूंढना ही था ताकि वो भी अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट कर सके और यही ह्यूमन नेचर होता है। इसलिए इस वक्त सिद्धार्थ के मन में यहाँ की शांति को लेकर अब कोई डाउट नहीं था और सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा इस वक्त बस रेहान का जेट स्टोन से बना मैन ही अट्रैक्ट कर रहा था। सिद्धार्थ ने इसे अब तक ड्रोन से भेजी हुई पिक्चर से ही देखा था, पर अब सिद्धार्थ इसे करीब से देखने के लिए और वेट नहीं कर सकता था। भले ही वो जेब का पीस हो या नहीं, पर फिर भी सिद्धार्थ इसे अपनी आंखों से देखकर तसल्ली कर लेना चाहता था। सिद्धार्थ से अब और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा था, चाहे फिर वह जेड स्टोन का टुकड़ा हो या ना हो। हालांकि सिद्धार्थ ड्रोन से क्लिक हुई फोटो में उस जेड स्टोन और रेहान के मैनर को देख चुका था और उसे कहीं ना कहीं 90% तक इस बात का कंफर्मेशन मिल चुका था कि रेहान के इसी आइलैंड पर जेड स्टोन की माइन है।
हालांकि अभी भी एक बार सिद्धार्थ अपनी आंखों से इसे कंफर्म करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने सभी आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहा, ठीक है, सब लोग जल्दी से आइलैंड पर उतरो और इस मामले को सेटल करो। हमें सबसे पहले आइलैंड के मैनर पर अटैक करना है और उस रेहान नाम के रईस लड़को जिंदा पकड़ना है। जैसे ही बाकी लोगों ने देखा कि उनके बॉस सिद्धार्थ इस वक्त बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो बाकी सब लोग भी एकदम से जोश में भर गए और एक के बाद एक अपने साथ आए हुए उन बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देने लगे, सबसे पहले उस रेहान मित्तल को पकड़ो और उसके बाद इस आइलैंड पर जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको पकड़ो। हाँ, इस वक्त जितनी भी शिप्स थीं उन सब में इन सारे लड़कों की तेज तेज हंसने की आवाज आ रही थी, जिनकी आवाज से ही पता चल रहा था कि इनकी गंदी नजरें इस वक्त आयल की इन खूबसूरत लड़कियों पर जमी हुई हैं, जिन्हें यह हर हाल में पाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त आयल पर सिद्धार्थ और उसके आदमियों को कहीं भी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह था कि मैगी को जैसे ही पता चला कि कुछ लोग उन पर अटैक करना चाहते हैं, तो उसने पहले ही अपने सब लोगों को छुपकर अपने दुश्मन के अटैक करने तक इंतजार करने का और दे दिया था। मैगी देखना चाहती थी कि आखिर यह कौन लोग हैं और क्यों रेहान पर अटैक करना चाहते हैं। रेहान को भी पहले ही इस बारे में पता चल चुका था और वह भी बहुत कैलेस होकर सबको यही दिखा रहा था कि उसे इस वक्त अपने दुश्मन की चाल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिलहाल सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि उनके दुश्मन एक बार उनकी बॉर्डर के अंदर एंटर कर जाएं और उसके बाद ये लोग इन्हें यहाँ से अपने बॉस की मर्जी के बिना हिलने तक का मौका नहीं देंगे। अभी तक जितनी भी बायोक मशीनें रजत और बाकी लोगों ने उस फैक्ट्री में बनाई थी, वह सब रेहान के इस आइलैंड पर मौजूद थी और उन सबको भी इन दुश्मनों से लड़ने के लिए सही जगह पर सेट कर दिया गया था। सिद्धार्थ और उसके बाकी दोस्तों को लग रहा था कि यहाँ जितने भी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वह सब फ्री की दारू और खाना खाने के लिए चले गए होंगे, या उनमें से कुछ यहाँ की खूबसूरत लड़कियों के साथ मस्ती करने के लिए चले गए होंगे। इसीलिए उन लोगों को यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। हालांकि इन लोगों को नहीं पता था कि रेहान के लिए काम करने वाला 1-to-1 टाइगर सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही ज्यादा ईमानदार है। यह लोग रेहान की सिक्योरिटी को लेकर कभी भी कोई भी कोताही नहीं बरत सकते थे, खास करके तब जब रेहान इन सब लोगों का अपनी फैमिली की तरह ध्यान रखता था। रेहान के टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स में ज्यादातर सारे सिक्योरिटी गार्ड आदमी थे और बहुत कम लड़कियां सिक्योरिटी ग्रुप में शामिल थे। ये लोग 24 घंटे और 12 महीने रेहान के लिए काम करते थे और इस आइलैंड पर रहकर करते थे, क्योंकि यह बहुत ही मुश्किल काम था। जब से बिजनेस आइलैंड बनकर तैयार हुआ था, तब से रेहान ने यहाँ पर बहुत सारे क्लब्स, अलग अलग तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी थी जो सिर्फ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए ही थी। जब भी ये लोग अपनी ट्रेनिंग या जॉब से फ्री होते थे तो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए चले जाते थे। यहाँ पर इनकी लगभग सारी पर्सनल नीड्स का सोल्यूशन था। वहीं दूसरी तरफ अभी तक रेहान आइलैंड पर आई हुई इन खूबसूरत लड़कियों और बाकी मेहमानों से बच के मैनर के डिफेंस एंड कमांड सेंटर में आ गया था, जो उसी के मैनर में बना हुआ था। इस वक्त पूरे डिफेंस फोर्स की कमांडर के तौर पर मैगी सबको कमांड दे रही थी और यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स और बायोक मशीनरी थी उन सबको कमांड कर रही थी। अंदर आते ही रेहान ने सीधे सवाल किया, अब सिचुएशन कैसी है? रेहान का सवाल सुनकर मैगी ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, बॉस, सारी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। जो लोग यहाँ अटैक करने के लिए आए हैं वह सब हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हमारे जाल में फंस गए हैं। मैगी की बात सुनकर रेहान ने सामने की पूरी दीवार पर लगी हुई एक बड़ी सी स्क्रीन पर देखा। इस वक्त स्क्रीन पर हिमालयन का मैप शो हो रहा था और उसके ऊपर जो रेड डॉट दिखाई दे रहा था वो रेहान के दुश्मनों को इंडिकेट कर रहा था और उसके साथ मैप पर जो ग्रीन डॉट्स थे वह रेहान के सबऑर्डिनेट थे। जैसे ही रेहान ने स्क्रीन पर इतने सारे रेड डॉट देखे तो उसने हैरान होते हुए मैगी से पूछा, ओ गॉड, इतने सारे लोगों की संख्या कितनी होगी? रेहान को हैरान देखकर मैगी ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, ये सब लोग मिलाकर कम से कम 10,000 लोगों से ज्यादा होंगे। जैसे ही रेहान ने मैगी की बात सुनी तो उसे खुद के दिए हुए ऑर्डर पर ही रिग्रेट हो रहा था कि उसने अपने दुश्मन की पावर को समझे बिना ही उन्हें अपने आइलैंड पर घुसने दिया। रेहान ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, ये तो बहुत सारे लोग हैं, क्या हमारे बॉडीगार्ड इनके लिए काफी होंगे? असल में इस पूरे हिमा आइलैंड के सारे डिफेंसिव मेजरमेंट्स और अरेंजमेंट्स के साथ साथ इस आइलैंड पर बने रेहान के इस आलीशान मैनर के साथ अरेंजमेंट शुरू से ही मैगी संभाल रही थी और इस बारे में रेहान ने कभी भी मैगी से कोई सवाल नहीं किया था। पर आज जब अचानक से उसने इतने सारे दुश्मनों को अपने आइलैंड की तरफ आते हुए देखा तो उसे थोड़ा सा डर लगने लगा और ना चाहते हुए भी उसे मैगी से यह सवाल पूछना पड़ा। रेहान को परेशान देखकर मैगी ने उसे शांत करते हुए कहा, बॉस, आप चिंता मत कीजिए, यह लोग हमारे लिए ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं कर सकते हैं। हमारे आइलैंड का डिफेंस सिर्फ यहां दिखने वाले कुछ बॉडीगार्ड्स तक सीमित नहीं है। मैगी की बात सुनकर रेहान को अचानक से याद आया कि जब रेहान का यह आलीशान मैन यहाँ पर बन रहा था तब मैगी शुरू में कई बार रजत के लैब में जाया करती थी और वहां से कुछ इक्विपमेंट्स लेकर आया करती थी और उन्हें मैन में अलग अलग जगह पर इंस्टॉल कर देती थी, जिसके बारे में रेहान ने पहले कभी भी ध्यान नहीं दिया था। जैसे ही रेहान को यह बात याद आई तो उसे समझ आ गया कि मैगी इतनी शांत इसीलिए खड़ी है क्योंकि उसने पहले ही सारे इंतजाम कर लिए हैं।
खो हैं और यही सोचकर उसने थोड़ा क्यूरियस होते हुए पूछा, मैगी, कहीं तुमने पहले ही रजत से कांटेक्ट करके यहाँ पर कोई अजीब टेक्नोलॉजी इंस्टॉल तो नहीं करवा दी है? रेहान का यह सवाल सुनकर मैगी ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस, वो कोई अजीब टेक्नोलॉजी नहीं है। मैगी की यह बात सुनकर रेहान ने अपनी बाहें उचका हुए सवालिया नजरों से पूछा, तो फिर क्या है? रेहान का सवाल सुनकर मैगी ने बहुत ही प्राउड होकर कहा, यह एक रिमोट कंट्रोल डिफेंसिव डिवाइस है। मैंने जब देखा कि रजत इसका कुछ खास इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो मैंने इसे अच्छे से डेवलप कर मुझे देने के लिए कह दिया, क्योंकि रजत ने इसे मजाक में डेवलप किया था और इन सब का बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन भी नहीं हुआ था। वैसे तो इस डिवाइस का मॉडल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, फिर भी इसमें जो फंक्शन थे वह बहुत ज्यादा अच्छे थे और बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के थे। इसीलिए रजत से टेस्टिंग करवाकर मैं इन्हें यहाँ आइलैंड पर ले आए। मैगी की बात सुनकर रेहान इस वक्त तक और ज्यादा इस बारे में जानने के लिए क्यूरियस और एक्साइटेड हो गया था। हालांकि इस वक्त इन लोगों के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था कि रेहान डिटेल में मैगी से इन सब के बारे में पूछे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी काम इन 10,000 लोगों से डील करना था। रेहान यह सोच ही रहा था कि तभी हाथ में रखे हुए एक कम्युनिकेटर डिवाइस पर विवान की आवाज आई, मैगी, मैं पोर्ट पर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर आ गया हूं। अगर तुम कहो तो हम अभी इन सब लोगों को रोक देते हैं। विवान का सवाल सुनकर मैगी ने अपनी आंखों के सामने लगी हुई उस बड़ी सी स्क्रीन को देखा और कुछ देर सोचकर उसने विवान से कहा, नहीं, कुछ देर इंतजार करो। जितना मुझे समझ आ रहा है ये दुश्मन 2 ग्रुप्स में बंट चुके हैं, जिनमें से एक पहले ही आइलैंड के अंदर एंटर कर चुका है और दूसरा ग्रुप वही पो पर इकट्ठा होकर खड़ा है। मैगी की बात सुनकर विवान ने सवाल करते हुए पूछा, जो लोग वहीं पोर्ट पर इकट्ठा होकर खड़े हैं, हम लोग तुरंत उन पर अटैक कर देते हैं, इससे हमारे दुश्मन कम हो जाएंगे। विवान की बात सुनकर मैगी ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, अभी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि जो लोग आइलैंड की तरफ आ रहे हैं वह पोर्ट से ज्यादा दूर नहीं है। अगर तुमने अभी कोई भी एक्शन लिया तो सारे लोग अलर्ट हो जाएंगे और शायद इस सिचुएशन में हम लोग इतने सारे लोगों को रोकने में कामयाब ना हो पाए। कहीं ना कहीं मैगी की कही हुई बात सच थी, इसीलिए विवान ने तुरंत मैगी की बात को एक्सेप्ट करते हुए कहा, ठीक है मैगी, तुम जो ऑर्डर दे रही हो फिलहाल हम उसी को फॉलो करेंगे। विवान की बात सुनकर मैगी ने बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हुए कहा, ठीक है, जब तक मैं अगला ऑर्डर नहीं देती हूं तब तक सब लोग अपनी सांस रोककर वहीं खड़े रहो। जैसे ही रेहान ने मैगी का यह ऑर्डर सुना तो वह एक पल के लिए एकदम हैरान रह गया। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैगी इस मिशन के साथ इतना बड़ा रिस्क लेने वाली है। मैगी इन सारे 10,000 लोगों को एक साथ यहां बंदी बनाकर रखने वाली थी और इन सबको मौत से भी बदतर सजा देने वाली थी। रेहान ने कुछ सोचकर मैगी से कहा, मैगी, तुम्हें इन लोगों के साथ इतना बुरा करने की भी जरूरत नहीं है, बस तुम कुछ बेसिक अरेंजमेंट्स कर दो ताकि हम सब लोग सेफ रहे। रेहान की बात सुनकर मैगी ने उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा, बॉस, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने इस वक्त जो अरेंजमेंट्स किए हैं वह सबसे ज्यादा अच्छे हैं। अगर विवान और बाकी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स का दुश्मनों के साथ किसी भी तरह का कोई झगड़ा होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान दुश्मन को ही होगा। मैगी की बात सुनकर रेहान ने थोड़ा थोड़ा कन्फेस होते हुए पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? रेहान का सवाल सुनकर मैगी ने सामने दीवार पर लगी हुई बड़ी सी स्क्रीन की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि एक बार यह सारे लोग हमारे आइलैंड पर आ जाएं ताकि उसके बाद विवान और बाकी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इन्हें पूरी तरह से घेर ले और कहीं से भी इन्हें जाने का मौका ना दे। उसके बाद इन लोगों के पास कहीं से भी हमारी मर्जी के बिना जिंदा वापस जाने का मौका नहीं होगा। की बात सुनकर रेहान ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, अगर ऐसा है तो हम लोगों को वाकई बहुत कम नुकसान होगा। इतना कर रेहान कुछ सोचने लगा। वहीं दूसरी तरफ मैगी ने इस वक्त जो इंतजाम किए थे वह सब वाकई काफी अच्छे थे और उनकी वजह से दुश्मनों को अपने जाल में फंसाना काफी आसान हो जाएगा। हालांकि यह सब करते हुए एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना इन लोगों को करना पड़ेगा और वो यह थी कि 10,000 लोगों को संभालना और उन्हें इस तरह से मात देना बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ा हेडेक भी, जिसे इतनी आसानी से सुलझाया नहीं जा सकता था। अगर देखा जाए तो इस वक्त अगर रेहान के पास बायोक मशीन नहीं होती तो शायद रेहान कभी भी इतने सारे लोगों से नहीं लड़ पाता और ना ही खुद को सुरक्षित कर पाता। कुछ सोचकर रेहान ने मैगी से सवाल करते हुए पूछा, क्या तुम्हें सच में अपने किए हुए सारे अरेंजमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है? क्या तुम्हें लगता है कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए? रेहान का सवाल सुनकर मैगी ने हंसते हुए कहा, बॉस, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपनी पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। आप तक कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। इस वक्त रेहान जिस बात को लेकर चिंता कर रहा था वह जायज थी, क्योंकि शुरू में रेहान को लगा था कि 1,500 लोग होंगे और आराम से उन लोगों से निपट लिया जाएगा। हालांकि जब रेहान ने यहां आकर देखा तो उसका सिर ही चकरा गया, क्योंकि 10,000 लोगों से डील करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी।
और सबसे बड़ी बात थी कि इस वक्त आलन पर रेहान के सारे एम्प्लॉयज आए हुए थे, जिनमें ज्यादातर लड़कियां थीं, और रेहान किसी भी हाल में अपने एम्प्लॉयज को कुछ भी नहीं होने दे सकता था, क्योंकि वह सब उसकी अपनी जिम्मेदारी थे। ऐसा नहीं था कि रेहान को अपनी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स एंड रजत के बनाए हुए बायोनिक रोबोट पर विश्वास नहीं था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यह कितने ज्यादा ताकतवर थे। सवाल यह था कि क्या यह में इतने सारे लोगों को रोक पाएंगे। रेहान अपनी ही सोच में खोया हुआ था कि तभी अचानक से उसके फोन पर घंटी बजने लगी। उसके पास इस वक्त जुनैद का कॉल आया था। जुनैद का फोन देखकर रेहान जैसे ही फोन उठाकर कुछ बोलता, उससे पहले ही दूसरी तरफ से आवाज आई, रेहान आप अचानक से कहां गायब हो गए? आपको पता है ना कि आप इस पूरी पार्टी के आंखों के तारे हैं। अगर एकदम से आप कहीं चले जाएंगे तो यहाँ पार्टी में आई हुई इतनी खूबसूरत लड़कियों को कौन संभालेगा। जैसे ही रेहान ने जुनैद की बात सुनी, वह एकदम से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, असल में मुझे इस वक्त थोड़े से ब्रेलिन है। और उसी वक्त तुम्हारा फोन आ गया। रेहान की बात सुनकर जुनैद ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, क्या हो गया, सब ठीक तो है? रेहान, जुनैद और अमन तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और रेहान इन लोगों से कभी भी कुछ भी नहीं छुपाता था। इसीलिए उसने जब देखा कि जुनैद उसके लिए परेशान हो रहा है तो उसने जुनैद से कहा, मैं अभी जो तुम्हें बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना और किसी से भी कुछ भी मत कहना। असल में अचानक से बहुत सारे अनजान लोगों ने हमारे आइलैंड पर अटैक कर दिया है। क्या तुम अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड्स लेकर आए हो? अगर लेकर आए हो तो तुरंत उन्हें मेरे मैन की सबसे मैं बिल्डिंग के पास लगा, ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। जैसे ही जुनैद ने रेहान की बात सुनी तो वह एकदम हैरान रह गया और हैरान होते हुए बोला, अब अचानक से ये दुश्मन कहां से आ गए रेहान? अगर तुम कहो तो मैं अभी शहर से अपने लोगों को बुला लेता हूं, वह यहां तुरंत पहुंच जाएंगे। जुनैद की बात सुनकर रेहान ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, फिलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जब तक तुम्हारे लोग यहां तक आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। रेहान की बात सुनकर जुनैद ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, तो अब क्या करें? जुनैद की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, मैंने कुछ अरेंजमेंट्स कर दिए हैं, तुम सब लोग बस मेरे ऑर्डर को फॉलो करो। फिलहाल जितने भी लोग पार्टी में हैं उन सबको मेरे मैनर के अंदर ले जाओ और वही पार्टी करो। किसी को भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस बाहर मत निकलना। और तुम अपने साथ यहाँ पर जो गार्ड लेकर आए हो उन्हें मैनर की सिक्योरिटी पर लगा दो और बाकी बाहर जो हो रहा है वह सब हम पर छोड़ दो। रेहान की बात सुनकर जुनैद ने थोड़ा सोचते हुए और अपने फोन को दबाते हुए कहा, ठीक है, तुमने जो कहा है वह सब मैं अभी जाकर करता हूँ। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि कोई आज रात यहाँ पर हम लोगों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने की कोशिश करेगा। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि किसने इतनी हिम्मत की है। यहाँ तक पहुंच गया। जुनैद की बात सुनकर रेहान ने हंसते हुए कहा, अभी तक मुझे इस बारे में पक्का नहीं पता है, पर जो भी है एक बार हमारे हाथ लग जाए उसके बाद तुम्हें भी पता चल जाएगा। इतना कहकर रेहान ने फोन रख दिया और बाहर की तरफ शश को ढूंढने के लिए चला गया। जैसे ही रेहान को शशा मिली तो उसने तुरंत उसे ऑर्डर देते हुए कहा, शशर, सभी लोगों को लेकर घर के अंदर चली जाओ और वहीं पर अपनी पार्टी कंटिन्यू करो, बाहर मत निकलना। अचानक से रेहान का इस तरह का ऑर्डर सुनकर शशा थोड़ा परेशान हो गई और उसने परेशान होते हुए रेहान से पूछा, ये अचानक से तुम इस तरह क्यों कह रहे हो? बाहर सब लोग काफी मस्ती कर रहे हैं। अनमू है? शश का सवाल सुनकर रेहान ने इस बात को पलटते हुए कहा, बाहर काफी ठंड हो गई, ये सब लोग इस वक्त ठंड में बीमार हो जाएंगे और कुछ देर पहले तो ये सब लोग पानी में मस्ती भी कर रहे थे। मुझे डर है कि कहीं यहाँ आते ही इन लोगों को कुछ बुरा एक्सपीरियंस ना करना पड़े, इसलिए जल्दी करो और इन सबको बोलो कि सब अंदर चले जाए। रेहान की बात सुनकर एक बार के लिए शश को थोड़ी शर्म आ गई, क्योंकि कुछ देर पहले तक वह भी बाकी लड़कियों की तरह स्विमिंग पूल में डांस कर रही थी। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ। शश को ऑर्डर देने के बाद रेहान वापस मैगी के पास आ गया। इस वक्त मॉनिटरिंग स्क्रीन के थ्रू उन लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा था। इस वक्त स्क्रीन पर साफ साफ देखा जा सकता था कि सिद्धार्थ ने अपनी टीम को 2 ग्रुप में बांटा था और ग्रुप अब धीरे धीरे आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था। इस ग्रुप में सिद्धार्थ खुद भी था और उसके साथ साथ बाकी सारे सेकंड रिच जनरेशन के लड़के भी थे। हालांकि इनमें से किसी को नहीं पता था कि इस वक्त सिद्धार्थ के दिमाग में क्या चल रहा है। सिद्धार्थ अपने साथ जितने भी बॉडीगार्ड लेकर आया था वह सब प्रोफेशनल थे और सिद्धार्थ इन सब लोगों को अपने साथ लेकर इसीलिए चल रहा था क्योंकि वह जानता था कि अगर आइलैंड पर रेहान के सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं हैं तो भी वह किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकता है। इसीलिए उसने सबसे पहले अपने पहले ग्रुप के बॉडीगार्ड्स को आगे भेजा और जब वे लोग आगे चले गए तो खुद उनके पीछे पीछे जाने लगा। ये सब लोग एक दूसरे को बहुत पास से फॉलो कर रहे थे। ऐसे में अगर इनमें से कोई एक ग्रुप भी किसी तरह के ट्रैप में फंसता है तो दूसरा तुरंत खुद को सतर्क कर सकता था और अपने आप को बचा सकता था। जैसे जैसे सिद्धार्थ और बाकी सारे अमीर लड़के रेहान के आइलैंड पर आगे की तरफ बढ़ रहे थे, उन लोगों की हैरानी भी बढ़ती जा रही थी। तभी उनमें से एक लड़के ने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, ये आइलैंड इतना बुरा भी नहीं है। अभी अभी शिप पर हमने जो ड्रोन के थ्रू जो फुटेज देखी थी वह बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी, इसलिए हम लोगों को उतना ज्यादा समझ नहीं आ रहा था।
पर यहाँ आने के बाद मुझे यह आइलैंड काफी अच्छा लग रहा है। इस आइलैंड को देखकर लग रहा है कि उस रिहान मित्तल ने इसे बनाने में बहुत एफर्ट्स लगाए हैं और बहुत पैसा खर्च किया है। लगता है बहुत बड़ी पार्टी है। ये इस लड़के को अच्छे से पता है कि अपनी अमीरी को कैसे जीना है और जिंदगी के मजे कैसे लेने हैं। कुछ देर पहले इन लोगों ने आसमान से जो ड्रोन भेजा था वह काफी ऊंचाई पर था। इस वजह से इन लोगों को बस ऊपरी तौर पर ही आइडिया लग पाया था कि आइलैंड की इस वक्त क्या सिचुएशन है। हालांकि उस फुटेज में इन लोगों को यहाँ के बारे में डिटेल में कुछ खास पता नहीं चला था और इसका भी सबसे बड़ा कारण यह था कि इस आइलैंड पर ज्यादातर गहरे जंगल थे और रेहान के इस आलीशान घर को चारों तरफ से बड़े बड़े घने पेड़ों ने घेर रखा था। जैसे जैसे ये सब लोग आइलैंड पर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे इन्हें हिमालयन की खूबसूरती का अंदाजा होता जा रहा था और ये सब लोग इस खूबसूरती में खोए जा रहे थे। रेहान ने अपने आलीशान महल जैसे घर के सामने एक बड़ा सा गार्डन भी डेवलप किया था और यहाँ पर लगे हुए अलग अलग तरह के फूलों की खुशबू चारों तरफ महक रही थी। साइड में सफेद कलर के लैंप लगे हुए थे जिनसे आती हुई रोशनी इस घर को और इस गार्डन को और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। कहीं कहीं बीच में पेड़ों पर भी छोटे छोटे खूबसूरत लैंप लटके हुए थे जो आसपास के नजारे को बहुत ज्यादा लाइवली बना रहे थे। इस वक्त हर एक बढ़ते कदम के साथ इन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे इनके कदम किसी खूबसूरत स्वर्ग की भूमि पर पड़ गए हों। यहाँ चारों तरफ बहुत ज्यादा शांति थी और यह शांति इन सब लोगों को बहुत ज्यादा सुकून दे रही थी। हालांकि यहाँ पर जो बात इन्हें और भी ज्यादा शॉकिंग लग रही थी वो यह थी कि इतने घने जंगल में भी यहाँ पर काफी सॉफ्ट घास उगी हुई थी और अलग अलग तरह के नेशनल और इंटरनेशनल वैरायटीज के फ्लावर्स के पौधे लगे हुए थे जिनसे आती हुई फूलों की फ्रेग्रेंस इन लोगों को मदहोश कर रही थी। रात के टाइम पर चलते हुए फूलों को देखना अपने आप में बड़ी बात थी क्योंकि इस तरह के फूल बहुत कम होते थे जो रात के समय खिलते थे। और इन सब चीजों को देखकर और यहाँ की हर एक स्पेशल सीनरी को देखकर सिद्धार्थ और उसके बाकी साथियों को ऐसा लग रहा था जैसे वो इस वक्त कोई हॉलीवुड की बहुत खूबसूरत फैंटेसी मूवी देख रहे हैं जिसमें एक खूबसूरत स्वर्ग को दिखाया गया हो। इन लोगों ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह सब कुछ जो इन्हें सिर्फ स्पेशल इफेक्ट के थ्रू किसी मूवी में देखने को मिलता था वह सब कुछ ही अपनी आंखों से इस वक्त लाइव देख सकते हैं। सब लोग सब कुछ भूलकर बस इस आलीशान आइलैंड को देख रहे थे। तभी उनके किसी बॉडीगार्ड ने सिद्धार्थ और बाकी लोगों से कहा, बॉस मुझे अभी भी याद है कि जब से इस पूरे रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड को विजिटर्स और टूरिस्टर्स के लिए खोला गया है तब से बहुत से लोग यही कहते हैं कि इस आइलैंड को